नमस्कार, जय हिंद, सलाम आप सभी को। केजीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज मैं एक स्पेशल क्लास लेकर आपके सामने आया हूं, क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग की क्लास। मुख्य परीक्षा में प्रश्न का नेचर क्या होता है, प्रश्न में किस तरह के कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, इस कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है, इस कीवर्ड्स की क्या डिमांड होती है और इस डिमांड के अकॉर्डिंगली आंसर को कैसे फ्रेम किया जाना चाहिए। आज का पूरा क्लास इसी पर फोकस्ड होगा, इसी पर केंद्रित होगा और मेरा प्रयास होगा कि आज की क्लास के बाद आप किसी भी प्रश्न का एक बेहतर आंसर लिखने की स्थिति में आ जाए, एक बेहतर उत्तर लिखने की स्थिति में आ जाए। मैं आज की क्लास में इसी के लिए आपको तैयार करने का प्रयास करूंगा। बच्चा अक्सर हम लोगों की आदत रही है, हम लोगों की, आप लोगों की, या उन छात्रों की जो प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, प्रथम अवस्था में होते हैं, बहुत मैच्योर नहीं होते हैं, जब वो मुख्य परीक्षा लिखने जाते हैं या बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्जाम लिखने जाते हैं, उनके सामने क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, प्रश्न को देखते हैं। अगर प्रश्न में कहीं हरित क्रांति दिखाई दिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन दिखाई दिया, फिर वो और कुछ नहीं सोचते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन पे जितना ज्ञान है वो सब कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। अगर प्रश्न में नक्सलवाद दिखाई दिया, नक्सलवाद के बारे में वो जितना जानते हैं वो सब कुछ अपने आंसर में लिख देते हैं। वो प्रश्न में क्या कीवर्ड्स है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, प्रश्न की क्या डिमांड है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, प्रश्न के डिमांड के अकॉर्डिंगली क्या हमारे आंसर की फ्रेमिंग होनी चाहिए उस पर भी वो ध्यान नहीं देते हैं, बस लिखना शुरू करते हैं। और हम सबकी, आपकी, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारी भी बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पहला प्रश्न हम 40-45 मिनट ले लेते हैं आंसर राइट करने में, दूसरा प्रश्न 30-35 मिनट लेते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा और लास्ट मोमेंट में आते आते हम दनादन राजधानी एक्सप्रेस की तरह अपने प्रश्नों का आंसर लिखते चले जाते हैं। 4 मिनट 5 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में एक एक आंसर कर देते हैं। ये आंसर राइटिंग का ऑर्गेनाइज तरीका नहीं, ये आंसर राइटिंग का बेहतर तरीका नहीं। आप जिस परीक्षा को दे रहे हो इसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहते हैं। इसमें एक भी चूक आपको परीक्षा से बाहर कर देती और आप सिविल सेवा परीक्षा दे रहे हो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे केंद्र स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे सिविल सेवा परीक्षा हो, आईएएस की परीक्षा हो, स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, ये भारत के सबसे श्रेष्ठतम पदों के लिए परीक्षा मानी जाती है। इसलिए इसमें कंपटीशन भी उतना ही मजबूत होता है। इसलिए आपका हर प्रयास बिल्कुल चूक रहित होनी चाहिए, कोई भी कमी आपके एफर्ट्स में नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के आप इस परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। इसलिए अध्ययन जरूरी है, गहन अध्ययन जरूरी है, समझ आधारित अध्ययन जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी है। सही प्रश्न का को पहचानना और उसका सही तरीके से आंसर लिखना भी जरूरी है, क्योंकि आप कितना जानते हो, आपका नॉलेज लेवल क्या है, इस पर आपको अंक नहीं मिलता। आपने क्या लिखा है अपनी कॉपी में, इस पर आपको अंक मिलता है। आपकी कॉपी एग्जामिनर के पास जाती है, एग्जामिनर आपकी कॉपी को देख करके ही आपकी ज्ञान, आपकी समझ सबका अनुमान लगाता है और फिर अंक देता है। इसलिए आंसर राइटिंग के लेवल पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आज मैं कुछ बातों को लेकर के आपके सामने आया हूं और खास करके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं उसमें आज का क्लास आपके लिए काफी उपयोगी होगा, मेरा यही प्रयास है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यूपीएससी के प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्नों को देखकर हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि यहां पर किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न का क्या नेचर है। क्योंकि जब तक हम प्रश्न को नहीं देखेंगे एंगल से, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में या इन जनरल आप जब प्रश्नों को देखते हो तो सामान्य तरीके से देखते हो, लेकिन यहाँ पर मैं प्रश्न को दिखाने का मेरा जो प्रयास होगा कुछ विशेष तरीके से होगा ताकि प्रश्नों की आपको समझ विकसित हो सके। ठीक है, आइए प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपका प्रश्न हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप यूपीएससी के प्रश्नों को देखिए तो मैंने कुछ क्रम से प्रश्नों को आपके सामने रखा है। सारे प्रश्न जटिल नहीं होते हैं, बहुत सारे सिंपल प्रश्न भी होते हैं, प्रश्न जटिल भी होते हैं, कुछ प्रश्न समझ आधारित होते हैं, यानी वैसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको विषय वस्तु की एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड होती है कि आप विषय वस्तु के बारे में ढेर सारे डायमेंशन को पढ़ें, विषय वस्तु का गहन अध्ययन करें, विषय वस्तु का विस्तृत अध्ययन करें। केवल विषय वस्तु को छूकर अगर आप निकलते हैं तो आप उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसी संदर्भ में हम आपके सामने अभी शुरू में पहले कुछ प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं
एक टॉपिक मैं उठा रहा हूं बच्चा, मेरे ही इंडियन सोसाइटी के सेगमेंट से है, और इसी टॉपिक के माध्यम से मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। एक टॉपिक है आपका जीएस पेपर 1 में, लिंगानुपात, भारत में लिंगानुपात, सेक्स रेशियो इन इंडिया। एक सिंपल एक टॉपिक है, डेमोग्राफी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, और इस टॉपिक को अगर हम सिंपल पढ़ना चाहें तो 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है। अब इस टॉपिक में हमें बनाना होता है कि क्या क्या डायमेंशन इस टॉपिक का हमें ध्यान में रखना होगा, क्या क्या पूछा जा सकता है। और जब इस टॉपिक का हम डायमेंशन बनाते हैं तो हमारे सामने 5 डायमेंशन अभी दिखाई दे रहे हैं। मीनिंग ऑफ सेक्स रेशियो, मीनिंग ऑफ सेक्स रेशियो, फॉर्म ऑफ सेक्स रेशियो इन इंडिया, consequences या इफेक्ट ऑफ सेक्स रेशियो, कॉजेज, भारत में अगर सेक्स रेशियो कम है तो इसका क्या कारण है, और क्या सजेशन हो सकता है। 5 डायमेंशन पे सवाल आपके सामान्य तौर पे पूछे जा सकते हैं। सेक्स रेशियो का क्या अर्थ है हमें जानना चाहिए, लिंगानुपात का क्या अर्थ है, खास करके इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या अर्थ है ये भी हमें जानना चाहिए। अगर हम अर्थ को लेकर के आते हैं बच्चा, तो अर्थ को लेकर के भी कई डायमेंशन बन सकते हैं। मान लीजिए अर्थ में हम 3-4 बातों पे डिस्कस करते हैं। फिर इंडिया में सेक्स रेशियो का क्या स्वरूप है, सेक्स रेशियो का मतलब क्या है, और इंडिया में सेक्स रेशियो का क्या स्वरूप है। अब स्वरूप की अगर हम बात करें तो हम जान सकते हैं, हमें इतना ही जानना चाहिए कि भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। थोड़ा और गहराई से हम अध्ययन करें तो हमें यह देखना भी होगा कि भारत में राज्यवार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। थोड़ा और विस्तृत हम अध्ययन करना चाहें तो हमें यह भी देखना होगा कि सामुदायिक आधार पर भारत में सेक्स रेशियो की क्या स्थिति है। हिंदुओं में कितना है, मुस्लिमों में कितना है, सिखों में कितना है, ईसाइयों में कितना है, जनजातियों में कितना है, गैर जनजातियों में कितना है, एससी में कितना है, ओबीसी में कितना है। अब देखो, अगर हम स्वरूप की बात करते हैं बच्चा, तो इसमें कई टॉपिक निकलते चले जाएंगे। यानी आप अध्ययन को जितना डेप्थ में जाओगे तो इस पर और ज्यादा इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत है। भारत में रूरल एरिया में सेक्स रेशियो क्या है और अर्बन एरिया में सेक्स रेशियो क्या है, स्वरूप पे हम थोड़ा भी अध्ययन कर सकते हैं और स्वरूप पे हम गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। अगर सेक्स रेशियो के टॉपिक पे, लिंगानुपात के टॉपिक पे सामान्य तौर पे अगर हम अध्ययन करते हैं, अर्थ क्या है भारत में, इसका स्वरूप क्या है, स्वरूप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा भारत में लिंगानुपात कम है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम है। तो फिर प्रश्न बनेगा कि इस कम लिंगानुपात का, गिरते लिंगानुपात का क्या परिणाम होता है। फिर भारत में लिंगानुपात कम है तो इसका क्या कारण है। अगर हम परिणाम पे देखें तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, परिणाम पे कई पॉइंट आ जाएंगे। कारण पे हम देखें तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, कारण पे आ जाएंगे। गिरते लिंगानुपात का क्या कारण है और फिर इसके लिए क्या आप सुझाव देंगे। अगर हम सुझाव पे आते हैं बच्चा, तो इस पे भी हमारे पास कई पॉइंट बन सकते हैं। अब हम एक एक पॉइंट में परिणाम पढ़ ले, कारण पढ़ ले, सुझाव पढ़ ले तो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हम 1 घंटे में चाहे तो इस टॉपिक को फिनिश कर सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे में, और इस टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन प्रश्न क्या है कि प्रश्न कैसा पूछा है। अगर प्रश्न बहुत गहराई से पूछ लिया गया तो फिर हमारे लिए 1.5 घंटे की इस पढ़ाई पे आंसर करना कठिन होगा। और मैं आज यही आपको दिखाना चाहता हूं कि यूपीएससी में किसी टॉपिक पे प्रश्न का लेवल क्या होता है। एक ही टॉपिक मैंने पहले उठाया है, इसी टॉपिक से यूपीएससी में बार-बार पूछे गए प्रश्नों को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सिंपल अगर प्रश्न है तब तो हम इतने डायमेंशन को पढ़ करके आंसर दे सकते हैं, लेकिन मान लो कि एक स्वरूप पे उठा दिया, गांव और नगर में लिंगानुपात पे उठा करके, और 150 शब्दों का एक सवाल आपसे पूछ दिया, 250 शब्दों का आपसे सवाल पूछ दिया। इसका मतलब है कि केवल एक पॉइंट पर हमें 150 शब्द या 100 शब्द लिखने की क्षमता होनी चाहिए। यानी हर पॉइंट पर हमें 100 शब्द लिखने की क्षमता होनी चाहिए। यानी हमारा अध्ययन विस्तारित होना चाहिए। अब थोड़े बहुत अध्ययन से काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए, अगर दुष्परिणाम की हम बात करें, अगर किसी एक दुष्परिणाम को उठा करके और 150 शब्दों का सवाल बना दिया, इसका मतलब है कि अगर 4-5 दुष्परिणाम है या 5 परिणाम है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, तो फिर हर परिणाम पे हमें 100 शब्द की जानकारी रखनी होगी। और हर परिणाम पे अगर हम 100 शब्द पढ़ रहे हैं बच्चा, तो निश्चित तौर पे ये 1-1.5 घंटे में टॉपिक खत्म होने वाला नहीं है, ये और चला जाएगा। लिंगानुपात की हम बात करते हैं, शिशु लिंगानुपात ये टॉपिक बन जाता है। अब शिशु लिंगानुपात टॉपिक को लेकर के जब हम पढ़ते हैं बच्चा, तो निश्चित तौर पे हमारा टाइम क्लास का 1.5 घंटे से पढ़ करके 2 घंटे 3 घंटे का होना पड़ेगा, फुल क्लास लेना पड़ेगा। अगर हम कारण को उठाएं, सिंपली अगर कारण पूछे, भारत में लिंगानुपात के अर्थ और स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, गिरते लिंगानुपात के कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहे, तो सीधे कारण उठा देंगे, स्वरूप उठा देंगे। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें 1-1.5 घंटे से ज्यादा का क्लास लेने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक पर। लेकिन अगर हम कारण पे बात करते हैं तो कई कारण बन जाते हैं। इन कारणों में आज कन्या भ्रूण हत्या है। अब कन्या भ्रूण हत्या को एक टॉपिक के रूप में ले लें। कन्या भ्रूण हत्या क्या है, भारत में इसका क्या स्वरूप है, कन्या भ्रूण हत्या के क्या कारण है, और गिरते लिंगानुपात के लिए किस तरह से उत्तरदायी है, तो आप समझ सकते हो कि गिरते लिंगानुपात के एक कारण को उठा करके एक बड़े टॉपिक के रूप में तब्दील कर दिया। यानी हर कारण पे अगर हम 100 शब्द का ज्ञान अर्जित करने लगे, हम हर कारण के लिए 100 शब्दों का पढ़ाई पढ़ने लगे, तो निश्चित तौर पे ये 2-3 क्लास में चला जाए। तो हमें ये देखना होगा कि यूपीएससी में किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए
सिलेबस में या स्टेट पीसीएस के सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं, जो विषय वस्तु दिया हुआ है, उसको पढ़ते समय हमें उस पर उतना ही समय देना होगा, हमें उस पर उतनी ही गहराई से अध्ययन करना होगा। तो मैं आज आपको इसी को पहले शुरुआत में दिखाना चाह रहा हूं। ये एक डायमेंशन बन गया। अब हम चलते हैं इसी टॉपिक पर, एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी ने पूछा है। ये कब पूछा है? ये 2002 में पूछा है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में लिंग अनुपात की परिभाषा दीजिए। भारत की जनसंख्या में लिंग अनुपात की परिभाषा दीजिए तथा इसकी वर्तमान स्थिति बताइए। डिफाइन सेक्स रेशियो इन द इंडियन पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन इट्स करेंट स्टेटस। ये बहुत आसान सवाल है और ये सिंपल सवाल है, इसमें कहीं कोई दाएं बाएं नहीं होना है। हमें भारत के कंटेस्ट में, भारतीय जनसंख्या के कंटेस्ट में हमें सेक्स रेशियो को डिफाइन करना है, उसकी स्थिति के बारे में बताना है कि वर्तमान में उसकी क्या स्थिति। ये बड़े सरल सवाल है बच्चा, और इस तरह के प्रश्नों को देख करके हमें लगता है कि हम तो सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन सारे के सारे प्रश्न इस तरह के नहीं है। और अगर इस तरह के प्रश्नों को आधार बना करके हम अपने यूपीएससी के टॉपिक को पढ़ना शुरू करें तो फिर हम केवल ऊपरी स्तर पर केवल पढ़ाई पढ़ेंगे। और जब यूपीएससी कोई भी प्रश्न थोड़ी समझ आधारित पूछेगी या फिर गहन अध्ययन आधारित पूछेगी तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा उसका आंसर दे पाना। आपके सामने मैं इसको लेकर के आ रहा हूं, एक सवाल इसी टॉपिक से है। अब एक दूसरा सवाल मैं इसी टॉपिक से आपके सामने दिखा रहा हूं। मैंने क्वेश्चन के नेचर को कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया और हमारी पहली कैटेगरी थी सिंपल क्वेश्चन, सरल प्रश्न। इसमें अगर टॉपिक को सिंपली आपने पढ़ा है, उसके 3 4 5 डायमेंशन आपने बनाया है, तो उस डायमेंशन के आधार पर आप इस सिंपल प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका आंसर देने के लिए विषय वस्तु की अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है, समझ जरूरी। वो सीधे सीधे डायमेंशन को उठा करके पेस्ट करना से काम नहीं चलेगा। उसका आंसर लिखने के लिए आप विषय वस्तु की कितनी अच्छी समझ रखते हो, इस पर आपका एक बेहतर आंसर डिपेंड करेगा। ऐसे प्रश्न को हमने समझ आधारित प्रश्न कहा। और इसी टॉपिक पर एक समझ आधारित प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। 2008 का सवाल है। अभी सीधा सवाल नहीं है। अगर विषय वस्तु पे आपकी अच्छी समझ है तब जाकर के आप इस प्रश्न के मतलब को समझोगे, इस प्रश्न की डिमांड क्या। और प्रश्न है, स्त्री पुरुष अनुपात में पतन भारत के भावी सामाजिक विकास के लिए एक भयप्रद संकेत। चर्चा कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मैं कीवर्ड का मतलब अभी आपको नहीं समझा रहा हूं, इसके बाद मैं कीवर्ड के बारे में डिस्कस करूंगा कि डिस्कस, दिस इज कीवर्ड। चर्चा कीजिए। रेड कलर में मैंने सारे प्रश्नों में कीवर्ड्स डाल रखे हैं, इस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। अरे यूपीएससी के प्रश्नों को हम लोग समझने की प्रश्न का नेचर कैसा। अब देखिए 2008 में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, ये समझ आधारित प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न का मतलब हमें समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ रहा है। स्त्री पुरुष अनुपात में पतन भारत के भावी सामाजिक विकास के लिए एक भयप्रद संकेत है। डिस्कस द डिक्लाइन इन द मेल फीमेल रेशियो इज अ फ्राइटनिंग साइन फॉर द फ्यूचर सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। डिस्कस। आपके सामने सवाल है। अभी सवाल अलग नहीं है आपके उस डायमेंशन से। ये सवाल स्त्री पुरुष अनुपात या लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। अब सेक्स रेशियो में देकर के मेल फीमेल रेशियो दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप पढ़े हो तो इतनी समझ आपको होनी चाहिए। ये अर्थ से सवाल नहीं है, ये स्वरूप से सवाल नहीं है, ये परिणाम से सवाल है। कारण से सवाल नहीं है, सुझाव से सवाल नहीं है, परिणाम से सवाल है। गिरते लिंगानुपात का एक परिणाम हम देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं भारत के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए निगेटिव होता है। उसी परिणाम को उठा करके जटिल वाक्य विन्यास के माध्यम से प्रश्न को रखा है। इस प्रश्न को समझने के लिए विषय वस्तु की आपके पास एक अच्छी समझ होनी चाहिए। जब विषय वस्तु की समझ नहीं है, केवल परिणाम पॉइंट में, केवल कारण पॉइंट में, केवल सुझाव पॉइंट में आपने लिख करके पढ़ कर लिया है, लिख लिया है, तो काम चलने वाला। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कैसे दुष्परिणाम से हमारा कहां से सवाल है, सेक्स रेशियो के किस डायमेंशन से सवाल है, दुष्परिणाम से सवाल है, तो फिर हमें उस दुष्परिणाम से प्रश्न के आंसर को समझ करके लिखना। एक 2 तरह का सवाल, और धीरे धीरे मैं प्रश्न के यूपीएससी में ही पूछे गए, इसी टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों के स्टैंडर्ड को मैं बढ़ा रहा हूं। अब इसी टॉपिक से सेक्स रेशियो से यूपीएससी ने एक और सवाल पूछा है। इस सवाल में, इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में गहन अध्ययन की जरूरत है, तभी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। विस्तृत अध्ययन की जरूरत है, तभी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। इंटेंसिव स्टडी, एक्सटेंसिव स्टडी, केवल हल्का सा पढ़ करके आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। सवाल क्या है आपके सामने देखिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई भी चीज आपको लिखना नहीं है। जहां से आपको लिखने के लिए मैं कहूंगा वो मैं आपको लिखवाता चला जाऊंगा। जो कीवर्ड्स होंगे वो मैं लिखवाऊंगा, उसका क्या मतलब है वो मैं लिखवाऊंगा, और जब मैं बोलूंगा तो आप लिखना शुरू करेंगे। बाकी ये सारी क्लास का पीडीएफ, बहुत सारी चीजों का मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं। आपको ये क्लास पूरा का पूरा समझना है बच्चे। अब देखिए
ये तीसरे टाइप का सवाल आपके सामने मैं लेकर के आ गया। प्रश्न है, क्या कारण है कि भारत के कुछ अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्त्री पुरुष अनुपात है? अपने तर्क पेश कीजिए। ये 2014 का सवाल है, 2014 में इस टॉपिक पे सवाल यूपीएससी ने पूछा है। Why do some of the most prosperous regions of India have an adverse sex ratio for women? Give your arguments. क्या कारण है कि भारत के कुछ अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्त्री पुरुष अनुपात है? अपने तर्क पेश कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये सवाल स्वरूप से है। किसी भी विकसित देश की बात करें, किसी भी अगर हम समृद्ध देश की बात करें, वहां सेक्स रेशियो महिलाओं के अनुकूल होता है। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 970 980 बराबर हो तो बेहतर है, और प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यदि कम है तो उसे अविकास का सूचक माना जाता है। और सरकार प्रयास करती है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़े। इसलिए महिला स्वास्थ्य के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए ढेर सारे प्रयास किए जाते हैं। महिला विकास के लिए ढेर सारी सरकार योजनाएं चलाती है, कानून बनाती है, महिलाओं को इंपावर किया जाता है, महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाता है ताकि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बेहतर हो सके। 1991 में, इन 1991 भारत में जब जनगणना हुई तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 927 थी, 927, यानी बहुत निम्नतम। 927 बहुत पुअर मानी जाएगी, बहुत खराब मानी जाएगी। हमारे नीति निर्माताओं ने इस पर चिंता व्यक्त की। महिला विकास के लिए ढेर सारे प्रोग्राम चलाए गए, महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया। रिजल्ट हुआ 2001 में जब हमारा सेंसस हुआ, जब हमारी जनगणना हुई तो सेक्स रेशियो में सुधार आया और 927 से बढ़कर के 933 हो गया, 933। फिर 2011 में और सुधार आया और 933 से 943 हो गया, 943 हो गया। अब क्या लग रहा, सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई। 2011 का जो जनगणना का आंकड़ा आया उसमें लिंगानुपात 943, बहुत बेहतर। इसका मतलब है कि महिलाओं की स्थिति सुधरी है, महिला सशक्तिकरण संभव हुआ है, महिला स्वास्थ्य विकास संभव हुआ है, मातृत्व मृत्यु दर में कमी आई है, तमाम तरह की चीजें। सबका संबंध है महिला विकास से, है सबका संबंध महिला सशक्तिकरण से। लेकिन 2011 में कुछ इस तरह के आंकड़े आए जिसने पूरे विद्वानों के बीच बहस को बढ़ा करके रखी। वो आंकड़े क्या थे भाई? तो लिंगानुपात में सुधार हुआ 1991 के 927 से 2001 में बढ़कर 933 और 2011 में बढ़कर 943। बट शिशु लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई। 1991 में भारत का शिशु लिंगानुपात 945 था, 2001 में शिशु लिंगानुपात 945 से घट करके 927 हो गया, और 2011 में शिशु लिंगानुपात 927 से घट करके 919 हो गया। ये तो बड़ा कंट्राडिक्शन है। यदि महिलाओं की स्थिति सुधर रही है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, महिला विकास हो रहा है, तो लिंगानुपात में सुधार भी हो रहा है, 927 से बढ़कर के 943, पर शिशु लिंगानुपात में नीचे की तरफ गिरावट क्यों आ रही है? ये कंट्राडिक्शन चौंकाने वाला था। निश्चित तौर पर इस पर अध्ययन अपेक्षित था, ढेर सारे विद्वानों ने इस पर अध्ययन किया और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया। अब समझ सकते हो कि यूपीएससी ऐसे ऐसे मुद्दों को जो चर्चा में होता है आपके टॉपिक से उठाती है और उठा करके सवाल पूछती है। तो जरूरी नहीं है कि आप सरफेस लेवल पर जो आप पढ़ाई पढ़ते आए हो वहीं से आपका सवाल होगा, आपको अपना आंख कान बिल्कुल खुला रखना होगा। यही नहीं, इसमें बहुत सारे अन्य आंकड़े भी चौंकाने वाले थे। कहा जाता है कि जिस समाज का विकास होता है वहां सेक्स रेशियो अच्छा होना चाहिए। सामुदायिक आधार पर देखा गया, धार्मिक समुदाय के आधार पर देखा गया तो ईसाइयों में सेक्स रेशियो सबसे बेहतर, सबसे खराब मुस्लिमों में होना चाहिए बच्चा। सेकंड नंबर पर मुस्लिमों में 1951 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 951, उससे खराब हिंदुओं में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 939, 939, और सबसे खराब सिखों में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 903। क्या है यार, सिख तो रिच कम्युनिटी है, समृद्ध समुदाय है, यहाँ तो लिंगानुपात बेहतर होना चाहिए। निश्चित तौर पर ये बहस का विषय है, निश्चित तौर पर ये अध्ययन का विषय है। ऐसा क्यों है, इसके कारणों पर सवाल पूछा जा सकता है। विकास की तुलना में शहर विकसित और गांव विकसित, तो गांव में लिंगानुपात कमजोर खराब और शहरों में बेहतर होना चाहिए। 2011 के आंकड़े में गांव में लिंगानुपात बेहतर और शहर में खराब, ये भी कंट्राडिक्टरी डेटा था। पिछड़े राज्यों में लिंगानुपात खराब होना चाहिए, बिहार में, छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात 993, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 993, और पंजाब में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में 870, 890, जबकि ये समृद्ध राज्य है। ये कंट्राडिक्शन था 2011 के आंकड़ों का। प्रश्न पूछ दिया, क्या कारण है कि भारत के कुछ अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में,
महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्त्री पुरुष अनुपात है, अपने तर्क पेश कीजिए। आप समझने का प्रयास करो कि एक सिंपल टॉपिक हमारे यूपीएससी ने सिलेबस में दे दिया और कहा कि बच्चा पढ़ो। प्रश्न जिस तरह से पूछ रहा है ये बता रहा है कि बच्चा इस टॉपिक को कैसे पढ़ो। 2011 की जनगणना आंकड़ा में एक और चीज चौंकाने वाला था। अगर मानव समाज के विकास क्रम में हम देखें तो सबसे पिछड़ा समुदाय जनजाति, इसके बाद एससी शेड्यूल कास्ट, इसके बाद ओबीसी, इसके बाद जनरल कैटेगरी। तो लिंगानुपात बेहतर होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, फिर होना चाहिए ओबीसी में, फिर होना चाहिए एससी में और सबसे खराब होना चाहिए एसटी। 2011 का जो सेंसस है वो बता रहा है कि लिंगानुपात इस चारों समुदायों में सबसे बेहतर अनुसूचित जनजातियों में, फिर अनुसूचित जातियों में, फिर ओबीसी में और फिर जनरल कैटेगरी में। अब सोचो, अगर हमने लिंगानुपात का जो डायमेंशन खींचा था, लिंगानुपात का भारत में लिंगानुपात का स्वरूप, तो अब स्वरूप पर कितना गहन और विस्तारित अध्ययन आपको करने की जरूरत है। अगर इन सब गहन और विस्तारित डायमेंशन से प्रश्न नहीं पूछा जाता तब तो हम सिंपल स्वरूप पढ़ करके निकल जाते। प्रश्न आपके सामने और कई ऐसे प्रश्न हैं जहां गहन विस्तृत अध्ययन के साथ साथ समझ आधारित अध्ययन की जरूरत है। इसी टॉपिक पे हम एक और प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन। बहुत सारे सवाल हैं, गहन और विस्तृत अध्ययन तो है ही, प्रश्नों को समझने के लिए विषय वस्तु की एक अच्छी समझ आपके पास होनी चाहिए। और यूपीएससी क्या करती है कि बहुत सारे प्रश्नों को सीधे नहीं प्रेजेंट करती है, इस यूपीएससी या स्टेट पीसीस काफी लेंदी करके उसको प्रेजेंट किया जाता है, बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है। अगर विषय वस्तु की आपकी समझ नहीं होगी तो आप प्रश्न को ही नहीं समझ पाओगे, आप आंसर कैसे। अब इस तरह के प्रश्नों का एक एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं और ये भी लिंगानुपात प्रश्न है। आप उन आंकड़ों को किस प्रकार स्पष्ट करते जो दर्शाते हैं कि भारत में जनजातीय लिंगानुपात अनुसूचित जातियों के बीच लिंगानुपात के मुकाबले महिलाओं के अधिक अनुकूल है। हाउ डू यू एक्सप्लेन द स्टैटिस्टिक्स दैट शो that the sex ratio in tribes in India is more favorable to women than the sex ratio among scheduled castes। आप उन आंकड़ों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं जो दर्शाते हैं कि भारत में जनजातीय लिंगानुपात अनुसूचित जातियों के बीच लिंगानुपात के मुकाबले महिलाओं के अधिक अनुकूल है। मैंने अभी बताया कि 2011 के आंकड़ों में चौंकाने वाले आंकड़े थे। अनुसूचित जनजातियों में अनुसूचित जातियों की तुलना में बेहतर लिंगानुपात था, जनरल कैटेगरी ओबीसी सबकी तुलना में बेहतर लिंगानुपात, जबकि मानव समाज के विकास क्रम में जनजातियां सबसे पिछड़ा समुदाय मानी जाती है। निश्चित तौर पे स्वरूप पे गहन और विस्तारित अध्ययन की अपेक्षा की जाती है, लेकिन यहाँ पर सीधे नहीं पूछ रहा है सब। प्रश्न का जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, प्रश्न का जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरह का है कि जब तक विषय वस्तु की अच्छी समझ आपको नहीं होगी तब तक आप इसका आंसर नहीं समझ पाओगे पूछना क्या चाहते हैं। प्रश्न सीधा है, प्रश्न सीधा है कि जनजातियों में अनुसूचित जातियों की तुलना में बेहतर लिंगानुपात क्यों है। वाई ट्राइबल कम्युनिटी में शेड्यूल कास्ट की तुलना में बेहतर लिंगानुपात तो एक लाइन में सवाल हो जाता। अभी सवाल गहन अध्ययन की अपेक्षा तो करता, इस स्वरूप पे आपको डेप्थ एनालिसिस करनी है, डेप्थ अध्ययन करना है, लेकिन प्रेजेंटेशन बड़ा सरल था। लेकिन इसी सवाल को देखो किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। आप उन आंकड़ों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं जो दर्शाते हैं कि भारत में जनजातीय लिंगानुपात अनुसूचित जातियों के बीच लिंगानुपात के मुकाबले महिलाओं के अधिक अनुकूल। 2015 का यूपीएससी का सवाल मैंने आपके सामने इन प्रश्नों को इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप अपने पाठ्यक्रम में जो टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ते समय इस बात को ध्यान में रखें कि हमें कैसे पढ़ना। पाठ्यक्रम में जो टॉपिक दिया हुआ है यूपीएससी बताता है कि ये आपको पढ़ना है और टॉपिक बताता है कि आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस आपको बताता है कि आपको क्या पढ़ना है। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब हम देखते हैं उस क्वेश्चन के सारे पहलुओं को अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो इससे एक हमारी समझ विकसित होती है कि उस सिलेबस में दिए गए टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना, कितना डेप्थ में जाकर पढ़ना। आपके सामने अब हम यहीं पर लिंगानुपात के लगभग सारे प्रश्न आपको मैंने दिखा दी। अब यहीं पर हम एक दूसरा टॉपिक भी उठा लेते हैं। एक सिंपल सा टॉपिक है नक्सलवाद, नक्सलिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है। भारत में नक्सलवाद, अगर नक्सलवाद के टॉपिक को पढ़ोगे किसी भी पुस्तक में जाकर के भी देखोगे तो यही डायमेंशन दिए हुए होते हैं। भारत में नक्सलवाद का क्या अर्थ है, भारत में नक्सलवाद का क्या स्वरूप है, भारत में नक्सलवाद का क्या विस्तार है, किन किन राज्यों में किन किन क्षेत्रों में नक्सलवाद फैला हुआ है, नक्सलवाद के क्या दुष्परिणाम है, नक्सलवाद कैसी एक समस्या है, नक्सलिज्म इज अ प्रॉब्लम, एज ए प्रॉब्लम क्या है, इसके क्या दुष्परिणाम है, ये किस तरह से हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है, भारत में नक्सलवाद का क्या कारण है। कि भारत सरकार द्वारा नक्सलवाद को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा दूर करने के किए गए प्रयास, इसमें सारे प्रयास को पढ़ लेंगे, इसमें जो भी कारण है पढ़ लेंगे, इसमें दुष्परिणाम को पढ़ लेंगे, विस्तार कहाँ है, इसका क्या इंडिया में स्वरूप है, टाइप है, क्या है नक्सलवाद, और फिर मूल्यांकन और सुझाव। इतने जनरल डायमेंशन है और हम इस जनरल डायमेंशन को इस टॉपिक को देखकर इस टॉपिक पर अगर हम प्रश्न उठाते हैं
दिखा दिया कि सिंपल सवाल भी पूछा जा सकता है। भारत में नक्सलवाद की समस्या को बताइए, इसको दूर करने के लिए क्या उपाय किए। भारत में नक्सलवाद के दुष्परिणामों की चर्चा कीजिए, इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी है। भारत में नक्सलवाद की समस्या की चर्चा करते हुए इसको दूर करने के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। एक सिंपल सवाल है और ये सिंपल डायमेंशन पे बेस्ड है। अगर हम 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, इस तरह के सिंपल प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। लेकिन मैंने अभी बताया कि हर डायमेंशन में कई पॉइंट है। दूर करने के लिए किए गए प्रयास, इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा प्रयास होगा संवैधानिक और वैधानिक प्रयास, इसमें कई पॉइंट हो गया। दूसरा होगा योजनागत प्रयास, नीतिगत प्रयास, अन्य प्रयास में कई चीजें हो गई। अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन में भी हर तरह के प्रयासों का मूल्यांकन पॉसिबल है। तो हम हर डायमेंशन में जितनी गहराई से उतरना चाहें उतर सकते हैं। हमें उतरने की जरूरत नहीं है, हमें 500 पेज नक्सलवाद पर नहीं पढ़ना है, बट हमें ये ध्यान में जरूर रखना है कि इस तरह के टॉपिक पे प्रश्न जो पूछा जा रहा है उस प्रश्न का लेवल क्या। अब आपके सामने इस टॉपिक पे जो प्रश्न पूछा गया है उसको मैंने एक कैटेगरी में, एक और कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। आपके सामने है इस टॉपिक पे एक प्रश्न, आसान प्रश्न भी है, आसान प्रश्न तो मैंने लिंगानुपात में आपको दिखा दिया है। इस टॉपिक पे एक प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूं, यूपीएससी का ही पूछा हुआ, इंटेंसिव स्टडी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन, गहन अध्ययन और समझ आधारित सवाल, जटिल प्रस्तुतिकरण वाला सवाल। नक्सलवाद पे, या इसको हम वामपंथी उग्रवाद भी कहते हैं, नक्सलिज्म पे या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी इसको हम कहते हैं, दक्षिणपंथी और वामपंथी उग्रवाद पे जो सवाल एक है वो यूपीएससी ने ही पूछा। और अगर हम सिंपल पढ़ के जाते हैं तो देखो कि क्या हम उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, इस टॉपिक से किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न गहन अध्ययन वाला है, यानी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको इंटेंसिव स्टडी करना होगा और साथ साथ एक समझ आधारित अध्ययन की अपेक्षा की जाती है। इस वस्तु को अच्छी तरह से आप समझो। और इतना कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन है यूपीएससी का कि अगर आपकी समझ नहीं बेहतर है बच्चा, तो आप प्रश्न को ही नहीं समझ पाओगे कि क्या कह रहा है। जैसे आपके सामने मैं लेकर के आया हूं 2015 का इसी पर सवाल है, नक्सलवाद पर सवाल क्या कह रहा है। पहले तो सवाल का आकार देखो, कितना लंबा चौड़ा मोटा सवाल है। कि पहला 2 लाइन पढ़ने के बाद फिर नीचे चौथी 5वीं लाइन में आप आते हो तो पहला वाला लाइन दिमाग में निकल जाता है। कल्पना करो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए, एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। सवाल पूछ रहा है पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों जिनको अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है का विलगन है। इस समय पढ़ रहा हूं, पिछले क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों जिनको अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है का विलगन है, अलग करना है। मलकानगिरी और नक्सलवादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की मुख्य धारा में फिर से लाने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा। पहले तो प्रेजेंटेशन देख लो सवाल, ये नक्सलवाद से ही सवाल है बच्चे। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको एक अच्छी समझ तो इस विषय पर रखनी ही पड़ेगी। समझ इसलिए कि आप आंसर जानते हो, रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। ये प्रश्न को अगर हम छोटे में करें तो ये नक्सलवाद को दूर करने के लिए सुझाव है। भारत में वामपंथी उग्रवाद को दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देते हैं, यही सवाल है। लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया। पहले तो नक्सलवाद के स्वरूपों को आपको समझना होगा, मलकानगिरी के नक्सलिज्म का क्या नेचर है और नक्सलवादी के नक्सलिज्म का क्या नेचर है, दोनों में क्या अंतर है, ये आपको समझना होगा। हाल के वर्षों में किस तरीके से विकास के नाम पर जनजातीय समुदायों का विलगन हुआ है, ये आपको समझना होगा। और फिर ऐसे समुदायों को फिर से मुख्य धारा में लाने, नक्सलियों को फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए आप क्या सुझाव प्रस्तावित करेंगे। इस सुझाव से, लेकिन सारे सुझाव आपको नहीं देने, प्रश्न के हिसाब से आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। ऐसा आप तभी कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज हो, ऐसा आप तभी कर पाओगे जब विषय वस्तु की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा आप तभी कर पाओगे जब आप प्रश्नों को इस जटिल प्रस्तुतिकरण के फॉर्म में आप समझ पा रहे हो। ये 2015 का नक्सलवाद के सवाल। क्लियर है बच्चा। इसी तरह का सवाल एक आप सपा पे है, ऐसे ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते। ये सवाल मैं आपके सामने इसलिए दिखा रहा हूं कि मानवाधिकार सक्रियतावादी लगातार इस विचार को उजागर करते रहे हैं कि सशस्त्र बल अधिनियम 1958 आपसपा एक क्रूर अधिनियम है जिससे सुरक्षा बलों के द्वारा मानवाधिकार दुरुपयोगों के मामले उत्पन्न होते हैं। ऊपर का लाइन सिंपल लाइन है, एक इंट्रोडक्शन है। सवाल आपका यहां से शुरू हो रहा है, इस अधिनियम की कौन सी धाराओं का सक्रियतावादी विरोध करते हैं। उच्चतम न्यायालय के द्वारा व्यक्त विचार के संदर्भ में इसकी आवश्यकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इंटरनल सिक्योरिटी का सवाल है, पेपर 3 से सवाल है।
आप सपा पर सवाल है। आप सपा एक अधिनियम है, हाल के वर्षों में चर्चा में रहा, काफी वर्षों से चर्चा में रहा, पिछले 20, 25, 30 सालों से चर्चा में रहा। ऐसा नहीं कि 1-2 सालों में चर्चा में, 2013-14 में चर्चा में। ये प्रश्न भी बड़े जटिल रूप में प्रेजेंट किया गया है, बट इस प्रश्न को मैंने इसलिए यहाँ पर दिखाया है बच्चा कि यहाँ पर बहुत सारे हम एक्ट पढ़ते हैं ना, तो हम एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है पढ़ लेते हैं, लेकिन हम एक्ट पढ़ते समय हम कौन सा प्रोविजन किस धारा में है नहीं पढ़ते। और इस प्रश्न की यही खासियत है बच्चा, इस अधिनियम की कौन सी धाराओं का सक्रियतावादी विरोध कर रहे हैं। यानी हम सारी अधिनियम का धारा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें अधिनियमों को पढ़ते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि किसी भी अधिनियम में यदि कुछ धारा चर्चा में है तो उस धारा को भी हमें ध्यान में रखना होगा। क्योंकि अगर आप सपा के सारे प्रोविजन को जानते, आप सपा के टॉपिक को अच्छा से पढ़े हुए हो बच्चा, फिर भी अगर उस डिस्प्यूटेड धारा के बारे में नहीं जानते हो तो आप इस प्रश्न का बेहतर आंसर नहीं लिख सकते हो। ये भी एक प्रकार का प्रश्न है। तो ये सभी गहन अध्ययन आधारित प्रश्न है, समझ आधारित प्रश्न है। गहन अध्ययन आपको विषय वस्तु का करना होगा, एक अंडरस्टैंडिंग वाला अध्ययन आपको करना होगा, और कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन है इस प्रश्न का। तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि प्रश्न की क्या डिमांड है, क्या पूछ रहा है, उसको आप समझ सको। क्या डिमांड है, क्या पूछ रहा है, वो आप समझ सको। और एक बात हमेशा याद रखना, आज मैं आपके सामने जो क्लास लेके आया हूं वो आपके इस मार्ग की बाधाओं के बारे में बता रहा। सारे प्रश्न इतने जटिल नहीं होते, लेकिन इन्हीं प्रश्नों को जो कर ले जाता है वो सफल होता। मैंने बार बार कहा है, क्लास में भी मैंने कहा है आप कि प्रधानमंत्री का एक पद है जिसके लिए भारत के सारे नेता प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, और ये पद 5 साल में एक बार आता। आपके लिए तो 4000 पद है, यूपीएससी में 1000 पद है, स्टेट पीसीएस में 3-4 हजार पद है। अब सोचिए कि प्रत्येक वर्ष ये 4-5 हजार पद आता है। इस 4-5 हजार पोस्ट में अपने लिए एक पोस्ट बनाना कोई कठिन काम नहीं है बच्चा। अगर ठान लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परीक्षा को पास करने से नहीं रोक सकती है। और मैं मान के चल रहा हूं कि तुम ठान के आए हो, और जब ठान के आए हो तो हमें तो मार्ग की बाधाओं को समझना होगा, क्योंकि जब तक मार्ग की बाधाओं को हम नहीं समझेंगे तब तक हम उन बाधाओं को पार कैसे करेंगे। हम अगर हल्के 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 सारी बातें बता दें और जटिल चीजें हैं हम उनसे आपको दूर रखें, मुझे लगता है कि हम एक बेहतर मेंटर नहीं है आपके लिए, हम एक बेहतर शिक्षक नहीं है आपके लिए। हमने तो आपको खुश करने के लिए पढ़ाया, जो आसान आसान बातें हैं पढ़ा दिया। आप 3 साल 4 साल पढ़ने के बाद फाइनली आप सफल नहीं होते हैं, कितनी बद्दुआ दोगे आप मुझे, ये बताने की हमें जरूरत नहीं है बच्चा। नहीं भी दोगे तो निकलेगी। इसलिए जो एग्जाम आप देने जा रहे हो उस एग्जाम के रास्ते में कौन कौन सी जटिलताएं, कौन कौन सी बाधाएं हैं, कहां आप गलती कर रहे हो, उन गलतियों को आइडेंटिफाई करना, उनको दूर करने का मार्ग बताना, उनको समझाना, ये हमारी ड्यूटी। और आज मैं इन्हीं सब चीजों की चर्चा कर रहा हूं और आपके सामने मैं यूपीएससी के प्रश्न को लेकर के खड़ा हूं। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं कि इसको देख के घबराने वाली बात नहीं है बच्चा, क्योंकि एक बार अगर देख लेते हो, समझ लेते हो तो बड़ी आसानी से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ इस एग्जाम को दे रही है जिसको कुछ नहीं पता है, बस ऐसे ही फॉर्म फिलअप करके एग्जाम दे रही है। लाखों की संख्या में जो भीड़ एग्जाम दे रही है उसमें मुट्ठी भर लोग ही हैं जो सीरियस कैंडिडेट। अगर आप अपने को एक सीरियस, एक गंभीर अभ्यर्थी मानते हो तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस परीक्षा को पास करने में। ये मैंने आपके सामने कुछ जटिल प्रश्न रखे, ये सारे के सारे नहीं, लेकिन 1-2 प्रश्न इस तरह के होते हैं और इसको छोड़कर नहीं चल सकते हो। तो कोई भी गलती नहीं करनी है इस एग्जाम में। और हम जो तैयारी करें वो टॉप 10 में आने के लिए करें बच्चा। टॉप 10 के लिए जब उछाल मारेंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। अब आपको कुछ कथन आधारित सवाल भी होते हैं, वो भी आपके सामने मैंने रख दिया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसको भी एक नजर डाल दीजिए। आपके क्वेश्चन उसी डायमेंशन पे होते हैं, लेकिन किसी एक डायमेंशन पे कथन दे देता है। जैसे मान लीजिए कि लिंगानुपात का कारण पे एक स्टेटमेंट दे दिया और कहा कि एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह के सवाल भी होते हैं, स्टेटमेंट में रहते हैं। जैसे 2016 का एक सवाल है, पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद एक प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में उभर रहा है। ये आतंकवाद के स्वरूप पर सवाल है। दुनिया में या भारत में टेररिज्म का जो फॉर्म है वो किस तरह का है, जब उसके बारे में हम एक विस्तृत अध्ययन पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि हाल के वर्षों में कैसे टेररिज्म एक इंडस्ट्री के रूप में उभर करके सामने आया। पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद एक प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में उभर कर सामने आया। इस कथन का विश्लेषण कीजिए, इसी को आप दर्शा दोगे। टेररिज्म इज इमर्जिंग एज ए कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, एनालाइज द अबव स्टेटमेंट। इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड भी सवाल कुछ आपके पूछे जाते रहे थे। जैसे पीछे मैंने चर्चा किया था, स्त्री पुरुष अनुपात में पतन भारत के भावी सामाजिक विकास के लिए एक भयप्रद संकेत है। ये लिंगानुपात के दुष्परिणाम से है, स्टेटमेंट में है, चर्चा कीजिए, डिस्कस। उसी तरीके से एक इंटरनल सिक्योरिटी से सवाल है, स्टेटमेंट में है, विवेचना कीजिए। इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। ये सवाल देख के भी नहीं घबराना है, क्योंकि उसी डायमेंशन से, अर्थ से होगा, स्वरूप से होगा। स्वरूप के बारे में स्टेटमेंट बता दिया, आपसे पूछेगा कि स्वरूप बताइए तो आप स्वरूप बताओगे, उसी ने स्वरूप बता दिया। आपसे पूछेगा कारण बताइए तो आप कारण बताओगे, उसी ने कारण बता दिया। क्वेश्चन में ही कारण दे दिया गया और फिर उसी कारण को एलोबरेट करता है, उसी कारण को विस्तार से लिखना। तो चाहे वो कारण से हो, चाहे वो दुष्परिणाम से हो, चाहे वो सुझाव से हो, अगर कथन के रूप में भी सवाल पूछा जा सकता है। और एक सवाल हमने लास्ट में आपके सामने रखा है, एकीकृत प्रकार के प्रश्न, इंटीग्रेटेड टाइप क्वेश्चन।
इस तरह के प्रश्नों को भी पर भी हम लोगों को एक नजर डाल लेनी चाहिए बच्चा, और ये आपकी कमी है, ये आपकी कमजोरी होगी, इसलिए इस पर हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। यूपीएससी की जब हम लोग तैयारी करते हैं या स्टेट पीसीएस की जब हम लोग तैयारी करते हैं बच्चा, चाहे बीपीएससी हो चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, तो इस तैयारी की प्रक्रिया में हम कोचिंग करते हैं, और कोचिंग में हर विषय का विशेषज्ञ आता है और हमें विषय वस्तु के बारे में पढ़ाकर चला जाता है। हिस्ट्री वाला हिस्ट्री पढ़ाकर चला जाता है, पॉलिटी का टीचर पॉलिटी पढ़ा करके चले जाते हैं, साइंस टेक के टीचर साइंस टेक पढ़ाकर चले जाते हैं, इकोनॉमी के टीचर इकोनॉमी पढ़ाकर चले जाते हैं, सोशियोलॉजी के टीचर सोसाइटी सोशल जस्टिस पढ़ाकर चले जाते हैं, ज्योग्राफी के टीचर ज्योग्राफी पढ़ाकर चले जाते हैं। हर विषय का शिक्षक अपने अपने विषय को पढ़ा करके आपको चला जाता है। बट एक बात को याद रखिएगा, यूपीएससी सवाल टीचर से नहीं पूछती है, यूपीएससी सवाल आपसे पूछती है। यूपीएससी ने आपको सिलेबस दिया है, पेपर 1 में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, सोशियोलॉजी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पेपर 2 में आपको पॉलिटी पढ़ना है, सोशल जस्टिस पढ़ना है, आईआर पढ़ना है, पेपर 3 में आपको इकोनॉमी पढ़ना है, साइंस टेक पढ़ना है, सिक्योरिटी पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, पेपर 4 में आपको एथिक्स पढ़ना है। यूपीएससी ने आपको सिलेबस दिया, और यूपीएससी अपेक्षा करती है कि आप इन सभी विषयों को पढ़े हो, यूपीएससी अपेक्षा करती है कि आप इन सभी विषयों को समझे हो। इसलिए यूपीएससी जब आपसे सवाल पूछती है तो जरूरत पड़ने पर इन विषयों को जोड़ के सवाल पूछ सकती है। पॉलिटी और सोसाइटी को जोड़ के सवाल पूछा जा सकता है, इकोनॉमी और पॉलिटी को जोड़ के सवाल पूछा जा सकता है, इकोनॉमी और आईआर को जोड़ के सवाल पूछा जा सकता है। G20 क्या भारत और अमेरिका के बीच के संबंध है, आईआर से जुड़े मुद्दे हैं, लेकिन ये संबंध कहीं ना कहीं हमारे इंडियन इकोनॉमी को भी प्रभावित करते हैं। उसी तरीके से पॉलिटी हमारे सोसाइटी को, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को, सबको प्रभावित करती है। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोगों की बच्चा एक कमी होती है कि हम आते हैं, अपना विषय पढ़ाकर चले जाते हैं, दूसरे शिक्षक अपना विषय पढ़ाकर चले जाते हैं। वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन वो इकोनॉमी को सोसाइटी से जोड़ने का प्रयास नहीं करते, सोसाइटी को पॉलिटी से जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, इकोनॉमी को पॉलिटी से जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। ये प्रयास आपको करना होगा, क्योंकि यूपीएससी को कोई लेना देना नहीं कि आपका शिक्षक आपको कैसे पढ़ा रहा है। यूपीएससी सवाल आपसे पूछे, वो आपसे सवाल पूछ रही है। अरे कोई कठिन काम नहीं है, बस दिमाग में रखना। मैं केवल आपको ये बात दिमाग में ला रहा हूं कि जब हम पढ़ाएं आपको या आप पढ़े, तो पढ़ते समय हमें इन मुद्दों को ध्यान में रखना होगा। और अगर इन मुद्दों के प्रति हम अवेयर हैं, जो बातें अभी हमने बताई, इन सब के प्रति अगर हम जागरूक हैं, तो फिर हमसे गलतियां नहीं, फिर हमारा प्रयास सही दिशा में, फिर हम भीड़ से अलग स्पेशल छात्र के रूप में चिन्हित किए जाएंगे। इसलिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इंटीग्रेटेड टाइप के होते हैं, यानी 2-3 विषयों को जोड़ करके सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल मैंने आपको रखा है आपके सामने केवल एग्जाम्पल के रूप में, इंटरनल सिक्योरिटी से सवाल है, यूपीएससी में 2013 का सवाल है, और सवाल है कि भारत के संविधान की धारा 244 अनुसूचित एवं आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। आर्टिकल 244 of the Constitution of India deals with the administration of scheduled and tribal areas. अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। अब पहला लाइन सिंपल लाइन है बच्चा, सवाल दूसरी लाइन से शुरू होता है। उसकी 5वीं सूची के कार्यान्वित न करने से वामपंथी पक्ष के चरमपंथ का पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। उसकी 5वीं सूची के कार्यान्वित न करने से वामपंथी पक्ष के चरमपंथ पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। Analyze the impact of non-implementation of its 5th list on the leftist extremists. अब देखो यहां पर वामपंथी पक्ष के चरमपंथ, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन थोड़ा अगर समझ जाओगे तो इसका मतलब है नक्सलवाद। अब इसको हम सीधा करके पढ़ेंगे तो उसकी 5वीं सूची के कार्यान्वित न करने से नक्सलवाद पर प्रभाव का विश्लेषण। नक्सलवाद पर क्या प्रभाव पड़ा है, वामपंथी उग्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा। अब इस प्रश्न का उत्तर यह है 3rd पेपर में, यह प्रश्न इंटरनल सिक्योरिटी में पूछा गया है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 के बारे में जानना होगा। ट्राइबल इंपावरमेंट के लिए जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का प्रोविजन है, उस प्रोविजन को आपको जानना होगा। इस प्रोविजन का ट्राइबल इंपावरमेंट में, जनजातियों के सशक्तिकरण में, जनजातियों के रक्षोपाय में, जनजातियों के विकास में 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का क्या प्लस माइनस है, ये भी आपको जानना होगा। यानी इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस, दोनों पक्षों का ज्ञान आपको चाहिए। और जब वो ज्ञान होगा तो आपको समझ में आएगा कि 6th शेड्यूल काफी हद तक सफल रहा है ट्राइबल के रक्षोपाय में, लेकिन 5th शेड्यूल उतना सफल नहीं रहा है। और जब 5th शेड्यूल ट्राइबल के रक्षोपाय में सफल नहीं रहा, ट्राइबल के डेवलपमेंट में सफल नहीं रहा, तो ट्राइबल में अनरेस्ट आया, ट्राइबल में असंतोष का उद्भव हुआ। और जब जनजातियों में असंतोष का उद्भव हुआ तो ये जनजातियां असंतुष्ट होकर के वामपंथी उग्रवाद में शामिल हो गई। वामपंथी उग्रवाद
की गतिविधियों में शामिल हो गई, नक्सली बन गई। अब सोचो, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको पॉलिटी का, सोशल जस्टिस का और इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए नक्सलिज्म के प्रॉब्लम का, तीनों की एक अच्छी समझ होगा, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। ये है बच्चा। यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस प्रश्न का क्या नेचर है, प्रश्न का क्या डायमेंशन हो सकता है, प्रश्न का क्या डेप्थ है, इन सब चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बस केवल मैंने आपके सामने इसलिए मैं लेकर के आया हूं कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो इन सब चीजों के प्रति बिल्कुल आप अवेयर रहो, जागरूक रहो। अगर आप अवेयर हो, अगर आप जागरूक हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं है, इतना याद रखो। लेकिन अगर हम गलती करते हैं, हम हारते क्यों है? हम हारते इसलिए हैं बच्चा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं, हम गलती करते हैं। अब ये गलतियां या मिस्टेक दो तरह का होता है, एक तो हम जानबूझकर गलती करते हैं और एक हम अनजाने में गलती करते हैं, हमें पता नहीं होता। आप जानबूझकर गलती करो, ये आपका पार्ट है बच्चा, लेकिन अनजाने में आप गलती ना करो, इसके लिए मैं एक क्लास लेकर के आया हूं, ताकि इन सब चीजों के प्रति मैं आपको जागरूक करूं, ताकि आपसे अनजाने में गलती ना हो। आप इन सब चीजों को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करें, क्योंकि आप सभी सक्षम हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों को लगता है, कई बच्चों को लगता है कि शायद हम कमजोर हैं, मेरा आईएएस में नहीं होगा, आईएएस बहुत बड़ा एग्जाम है, पीसीएस बहुत बड़ा एग्जाम है। ऐसा नहीं है। आज इस क्लास को हमारे जितने बच्चे देख रहे हैं, वो सब अपने आप से एक सवाल करें। हाल ही में कुछ पॉपुलर फिल्में आई और आप सबने देखी होगी, केजीएफ 1, केजीएफ 2, बाहुबली 1, बाहुबली 2। अब आप ही बताओ कि क्या बाहुबली फिल्म जब आपने देखा तो इस फिल्म का दृश्य याद है कि नहीं आपको याद? हमारे जिन छात्रों को इस फिल्म की कहानी याद है, केजीएफ 1, 2 बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप की फिल्में थी, इधर से उधर दिमाग लगाना पड़ता था, फिर भी आप सभी को केजीएफ 1, केजीएफ 2 की कहानी याद है, आप सभी को बाहुबली 1, बाहुबली 2 की कहानी याद है, आप सभी को हर दृश्य और उसमें हर पाठ की कहानी याद है। इसका मतलब है कि आपने याद करने की क्षमता है, इसका मतलब है कि आपके पास एक सामान्य बुद्धि है। फर्क यही है बच्चा कि आपको एनसीईआरटी याद नहीं है, आपको अपने विषय वस्तु की पुस्तकों की बातें जो पढ़े हो वो याद है, वो याद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने याद करने की क्षमता नहीं। मैंने अभी बताया बाहुबली की कहानी याद है, मतलब आपके अंदर क्षमता है। फर्क यही है कि जिस तत्परता के साथ आपने बाहुबली सिनेमा को देखा, ऐसे याद करके आपने देखा होगा सिनेमा। केजीएफ 1, 2 देखते समय आपके पूरे दिमाग के तंतु सक्रिय होंगे, आप ऐसे करके देख रहे होंगे। अगर आप उतनी ही तन्मयता के साथ आप अपने दिमाग के तंतुओं को उतना ही सक्रिय करके अगर अपने एनसीईआरटी को आपने पढ़ा होगा, या आप अगर पढ़ेंगे तो आपका एनसीईआरटी भी आपको याद होगा, आप प्रश्नों का उत्तर भी दे पाएंगे और परीक्षा को भी पास कर पाएंगे। इसलिए आज मैं उन सभी बच्चों को ये साफ कर देना चाहता हूं जिनके मन में एक मिनट के लिए भी आता है कि शायद हम इस एग्जाम को पास न करें। आप सब इस एग्जाम को पास कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी सामान्य बुद्धि है, बस उसको यूज करना, उसको सही दिशा में यूज करना और गलतियों से बचना है। मैं आपको वो दिशा प्रदान कर रहा हूं और उन गलतियों से बचने का आज मशवरा लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। इसलिए मैंने कुछ वर्षों के प्रश्नों को आपके सामने रख करके ये दिखाने का प्रयास किया कि सिलेबस आपको बताता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताता है कि आपके दिए हुए सिलेबस में जो टॉपिक है, उस टॉपिक को किस गहराई से पढ़ना है, कितना डेप्थ जाकर के पढ़ना है, कितना विस्तृत जाकर के पढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी का एक पक्ष आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने क्लास के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कीवर्ड्स की बात मैंने आपसे करी और मैंने आपको बताया भी था कि अक्सर हम गलतियां करते हैं कि हम बस हरित क्रांति मिल गया और पूरा हरित क्रांति लिखाते हैं। हमें देखने का प्रयास नहीं करते हैं कि उस प्रश्न में क्या कीवर्ड्स है, उस कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है। अगर वो कीवर्ड्स है तो उस प्रश्न की डिमांड क्या है, मांग क्या है। किसी भी विषय वस्तु के 5, 6, 7, 8 डायमेंशन होते हैं बच्चा। क्या विषय वस्तु का नाम आपको दिख गया तो आप सारे डायमेंशन को लिख करके आओगे? नहीं, गलत है। हमें दिखना होगा कि प्रश्न में किस किस डायमेंशन की डिमांड उठाई गई। तो हम देखते हैं चल करके इस कीवर्ड्स के बारे में, इस कीवर्ड्स के अर्थ के बारे में, इस कीवर्ड्स के डिमांड के बारे में, और उसके आधार पर हम एक आंसर की फ्रेमिंग करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम एक जनरल बात आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। वो जनरल बात है, किसी भी सब्जेक्ट मैटर का 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मुख्य होता है। आई रिपीट, किसी भी सब्जेक्ट मैटर का 3 डायमेंशन मुख्य होता है, मेन होता है। अबाउट सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के बारे में, विषय वस्तु के नकारात्मक पक्ष के बारे में, नेगेटिव डायमेंशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, और विषय वस्तु के सकारात्मक पक्ष के बारे में, पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। हो सकता है कि सकारात्मक पक्ष किसी विषय वस्तु का थोड़ा हो सकता है नकारात्मक पक्ष किसी विषय वस्तु का थोड़ा हो सकता है नकारात्मक ज्यादा हो सकता है सकारात्मक ज्यादा हो, बट किसी भी सब्जेक्ट मैटर में ये 3 डायमेंशन मेन होते हैं। लिंगानुपात, ऐसे मैंने सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया, अभी हम चर्चा करके आए। अब लिंगानुपात का एक डायमेंशन तो है लिंगानुपात के बारे में, अब उसमें अर्थ पहले वाले में आ जाएगा। विषय वस्तु की चर्चा, लिंगानुपात के अर्थ के बारे में, लिंगानुपात के भारत में स्वरूप के बारे में, प्रकृति के बारे में,
नक्सलवाद के अर्थ के बारे में, नक्सलवाद के प्रकार के बारे में, भारत में नक्सलवाद का विस्तार के बारे में, ये सब अबाउट सब्जेक्ट मैटर। जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो एक डायमेंशन होता है सब्जेक्ट मैटर के बारे में, पूछा जाए अर्थ के बारे में, पूछा जाए स्वरूप के बारे में, पूछा जाए उसके टाइप के बारे में पूछा जाए। दूसरा डायमेंशन होता है उसके नकारात्मक पक्षों के बारे में, और तीसरा डायमेंशन होता है उसके सकारात्मक पक्षों के बारे में। अब अगर गिरता लिंगानुपात तो इसके क्या परिणाम है? परिणाम सकारात्मक भी हो सकते हैं, परिणाम नकारात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन गिरता लिंगानुपात का ज्यादातर नकारात्मक परिणाम है, तभी हम इसमें समस्या मानते हैं। नक्सलवाद का परिणाम नकारात्मक ही होगा, लेकिन अगर लिंगानुपात और नक्सलवाद की जगह बच्चा गरीबी है, भारत में गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम पे आपका सवाल पूछे, या भारत में चाइल्ड लेबर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सरकार प्रयास कर रही है, ये आपका टॉपिक है। तो क्या प्रयास कर रही है ये सेक्शन में आ जाए, इसे वस्तु की चर्चा। सरकार ने जो प्रयास किया है उसकी क्या कमियां है, क्या आलोचना है, वो नकारात्मक पक्ष में आ जाए, और क्या उसका पॉजिटिव पॉइंट है वो सकारात्मक पक्ष में आ जाए। यानी इन सबसे क्या चाइल्ड लेबर के प्रॉब्लम को दूर किया जाना संभव हुआ है? तो इन जनरल किसी भी टॉपिक में मेन 3 पॉइंट, विषय वस्तु के बारे में तो यही हो गया बच्चा, उसके सकारात्मक, नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष। नकारात्मक है तो इसी में एक सुझाव बन जाता है, पृष्ठभूमि बन सकता है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बन सकता है, और कई डायमेंशन बन सकते हैं। लेकिन 80% सवाल जो यूपीएससी आपसे पूछती है, स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, उसके हर विषय वस्तु के 3 डायमेंशन को बेस बना करके हम लोग अपने एक आंसर की प्लानिंग करने का प्रयास कर सकते हैं। और जो कीवर्ड्स होते हैं, अगर कीवर्ड्स में व्याख्या कीजिए, अगर किसी भी टॉपिक का नाम दिया और नाम देके कहा व्याख्या कीजिए, मतलब ये वाला विषय वस्तु की विस्तृत चर्चा करते हैं। लेकिन अगर कहता है व्याख्या कीजिए, उसकी कमियों को बताइए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो इसकी भी चर्चा करेंगे और यहां कमी भी बता देंगे, आलोचना हो गया। लेकिन अगर कहता है कि विषय वस्तु के बारे में बताइए, व्याख्या कीजिए, समझाइए, वर्णन कीजिए, प्लस अगर कहता है कि उसकी कमी भी बताइए और महत्व भी बताइए, तो कमी भी बता देंगे और महत्व भी बता देंगे। लेकिन कमी भी बताइए और महत्व भी बताइए शब्द का प्रयोग न करके अगर कहता है समीक्षा कीजिए, विवेचना कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, तो बच्चा अंडरस्टूड है कि हम इन दोनों डायमेंशन की चर्चा, इवैल्यूएट, एग्जामिन, एनालाइज, अकाउंट फॉर। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट मैटर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्षों की चर्चा हमसे पूछी जा रही है और हमें दोनों पक्षों की चर्चा करनी है। विषय वस्तु के बारे में अगर पूछा जाए तो केवल विषय वस्तु के बारे में आपको बता देना है, विषय वस्तु के बारे में प्लस नकारात्मक पक्षों के बारे में पूछा जाए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, शब्द का प्रयोग किया जाए, ये सब कीवर्ड्स है का मतलब यही है। या फिर अगर समीक्षा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए अगर पूछा जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बारे में बताना है। हो सकता है नेगेटिव न पूछे और सीधे महत्व पूछ दे, तो विषय वस्तु की चर्चा और उसके सकारात्मक पक्षों की चर्चा, महत्व की चर्चा, तो हम महत्व बता देंगे, सकारात्मक पक्ष बता। अब इसी नकारात्मक में से 1 पॉइंट उठा ले, 2 पॉइंट उठा ले, सकारात्मक में से 1-2 पॉइंट, इसी के ध्यान में रख करके सवाल। चलिए आइए हम लोग कुछ कीवर्ड्स की चर्चा करते हैं और अब आप लिखना शुरू करेंगे। मैंने कहा कि यहां से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। आप हेडिंग डालेंगे प्रश्नों के कीवर्ड्स एवं उत्तर की संरचना। आप थोड़ा थोड़ा लिखिए, प्रश्नों का कीवर्ड्स या उत्तर की संरचना। या लिखिए मत, ऐसा करते हैं हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसका पीडीएफ आपके सेक्शन में डलवा दूंगा। तो इस पूरे क्लास का जो मैं आज क्लास लिया हूं, इन सब का पीडीएफ सेम इसी तरह से स्लाइड में मैं आपको उपलब्ध करवाता हूं। लिखने में आप समय न दे, आप ध्यान दे और ध्यान देकर के समझने का प्रयास करें। हम 3 मॉडल में बांट करके कुछ कीवर्ड्स की चर्चा करते हैं और इन सारे कीवर्ड्स के लिए हम 3 आंसर का मॉडल बनाएंगे। आंसर का मॉडल ए, आंसर मॉडल बी और आंसर मॉडल सी। और ये जो आंसर की ट्रेनिंग आपकी होगी 80% आपके जनरल स्टडीज और वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट दोनों में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चा, उन प्रश्नों के 80% टोटल क्वेश्चन का जो 80% क्वेश्चन है उसके आंसर की ट्रेनिंग आप इसी मॉडल पे कर सकते हैं। और जब इसको करना आ जाएगा तो बाकी भी आपको करना आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन मॉडल ए आपके सामने रखे हैं। एक साइड में हमने इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, जो यूपीएससी इंग्लिश में जो क्वेश्चन बनाती है वो इंग्लिश का शब्द दिए हैं, और दूसरा तरफ में यूपीएससी ने इसी इंग्लिश का क्या हिंदी किया है वो हमने सामने रखा। ये हिंदी हमने नहीं किया बच्चा, मैं आपके सामने जब लेकर के प्रश्न आया हूं तो यूपीएससी द्वारा ही इस इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का, इस कीवर्ड्स का जो इंग्लिश में है उसका यूपीएससी ने हिंदी में क्या ट्रांसलेशन किया, यूपीएससी द्वारा किए गए ट्रांसलेशन को मैंने उसके सामने रखी और मैं सब में एक ओवरलैप करा करके आपको ये सिद्ध करने का प्रयास करूंगा ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, सारे के सारे एक दूसरे के पर्यायवाची। और आपके प्रश्नों में अगर इनमें से कोई भी कीवर्ड्स है तो प्रश्न का डिमांड बड़ा क्लियर है, अपने उसी के हिसाब से आप अपने आंसर को फ्रेम करें। जैसे आपके सामने पहला वर्ड है एक्सप्लेन, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन मॉडल ए में एक वर्ड है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का यूपीएससी ने जो हिंदी ट्रांसलेशन किया अलग अलग सालों में, मान लो किसी साल या किसी पेपर में एक्सप्लेन का हिंदी है व्याख्या कीजिए,
इसी साल एक्सप्लेन का हिंदी है समझाइए, तो किसी पेपर में एक्सप्लेन का हिंदी है स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब है कि व्याख्या कीजिए, समझाइए और स्पष्ट कीजिए का मतलब एक ही होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, अगर अलग होता तो इंग्लिश मीडियम का छात्र एक्सप्लेन, तीनों प्रश्न में जहां एक्सप्लेन 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 है एक ही आंसर लिखता, और हिंदी माध्यम का छात्र जहां पर एक्सप्लेन का हिंदी व्याख्या कीजिए है वहां कुछ और लिख देता, जहां समझाइए है कुछ और लिख देता, जहां स्पष्ट कीजिए है कुछ और लिख देता। ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में एक्सप्लेन का अगर हिंदी ट्रांसलेशन यूपीएससी ने अलग अलग जगहों पर व्याख्या, समझाइए और स्पष्ट कीजिए किया है, मतलब तीनों पर्यायवाची है, तीनों का मतलब एक ही। उसी तरह से दूसरा टर्मिनोलॉजी आपके सामने है डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब का यूपीएससी ने हिंदी ट्रांसलेशन किया है व्याख्या कीजिए, और कहीं क्या है वर्णन कीजिए, और भी है बट हम केवल वही दिखाएंगे जिससे कि हम कोरिलेट कर सके। डिस्क्राइब का यूपीएससी द्वारा ट्रांसलेटेड हिंदी है व्याख्या कीजिए वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर व्याख्या कीजिए ओवरलैप है बच्चा, इसका मतलब है कि डिस्क्राइब और एक्सप्लेन सिनोनिम्स है, पर्यायवाची। तो अगर प्रश्न में एक्सप्लेन रहे और प्रश्न में डिस्क्राइब रहे तो दोनों का डिमांड सेम है और दोनों का आंसर सेम होगा। उसी तरह से कई जगहों पर यूपीएससी ने अंग्रेजी में जो प्रश्न लिखा है उसमें एलोबरेट शब्द का इस्तेमाल किया, जो उसका कीवर्ड है क्वेश्चन का एलोबरेट, और उसका कहीं पर हिंदी दिया है सविस्तार प्रतिपादित कीजिए, कहीं पर हिंदी दिया है वर्णन कीजिए। अब ये वर्णन कीजिए जो है बच्चा ये ओवरलैप कर रहा है इस वर्णन से, इसका मतलब है कि एलोबरेट और डिस्क्राइब सिनोनिम्स पर्यायवाची। बस मैं केवल एक वर्ड को, एक कीवर्ड्स को दोनों तीनों में दिखा रहा हूं। उसी तरीके से एक वर्ड यूज किया गया है इलुस्ट्रेट, और यूपीएससी ने हिंदी ट्रांसलेशन किया है निरूपण कीजिए। कहीं पर इसी इलुस्ट्रेट का हिंदी है समझाइए और कहीं पर है स्पष्ट कीजिए। अब समझाइए और स्पष्ट कीजिए ओवरलैप है, इसका मतलब है कि व्याख्या कीजिए, समझाइए, स्पष्ट कीजिए, वर्णन कीजिए, सविस्तार प्रतिपादित कीजिए, निरूपण कीजिए, इन सबका मतलब एक ही है, सभी पर्यायवाची है। उसी तरीके से एक वर्ड है डिफाइन, और डिफाइन का हिंदी है परिभाषित कीजिए, और डिफाइन का एक जगह हिंदी है व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर व्याख्या कीजिए ओवरलैप कर रहा है ऊपर भी, डिस्क्राइब और डिफाइन, इसका मतलब है कि एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, एलोबरेट, इलुस्ट्रेट, डिफाइन ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द है, सारा का मतलब एक ही होता है। व्याख्या कीजिए, समझाइए, स्पष्ट कीजिए, वर्णन कीजिए, सविस्तार प्रतिपादित कीजिए, निरूपण कीजिए, परिभाषित कीजिए। अगर आपके प्रश्नों में कीवर्ड्स ये यूज किया गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी ने ही इस इंग्लिश कीवर्ड्स का अलग अलग जगहों पर जो ट्रांसलेशन किया है, मैं केवल ओवरलैप कराया हूं और ओवरलैप करा करके आपके सामने सिद्ध किया हूं ये सभी। हालांकि मैं भी जानता हूं कि पर्यायवाची, आप पर्यायवाची में जाकर के इसको खोज भी सकते हो, लेकिन मैंने आपके सामने यूपीएससी के ही ट्रांसलेशन को सामने रखा। और अगर इस तरह का कीवर्ड्स आपके प्रश्न में है, इस कीवर्ड्स का मतलब हुआ प्रश्न की क्या मांग है, तो मांग है कि विषय वस्तु के बारे में सामने वाले को समझा दीजिए, अच्छा से वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए, समझाइए, सविस्तार प्रतिपादित कीजिए, निरूपण कीजिए, परिभाषित कीजिए। शब्द से ही लगभग आपको भावार्थ समझ में आ जा, शब्द से ही आपको लगभग भावार्थ समझ में आ जा रहा है। एलोबरेट, इलुस्ट्रेट, एक्सप्लेन, जो हमने 3 डायमेंशन खींचा था, विषय वस्तु की विस्तृत चर्चा, यही यहां पर दिखा देना है। जो भी सब्जेक्ट मैटर के साथ एक कीवर्ड्स लगा हुआ है उसके बारे में विस्तार से सामने वाले को बता। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डायमेंशन डिमांड में नहीं है बच्चा, इसलिए गलती से भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव सारी बातें लिखने की आपको जरूरत नहीं। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम के बारे में सविस्तार प्रतिपादित कीजिए, एक्सप्लेन ग्रीन रिवॉल्यूशन, या सॉरी एक्सप्लेन अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। हरित क्रांति क्या है इसके बारे में सारा विस्तार से समझा दें। हरित क्रांति के सामाजिक परिणामों के बारे में अगर इंडियन सोसाइटी में पूछा जाएगा तो सोशल डायमेंशन पूछेगा, समीक्षा कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव। जब नेगेटिव पॉजिटिव पूछेगा, आलोचनात्मक व्याख्या पूछेगा, तब हम दिखाएंगे। भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में वर्णन कीजिए, और भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए जो भी कार्यक्रम चलाया है उसके बारे में बता देना है। और अगर कहता है आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तब जाकर आपको नेगेटिव पार्ट की चर्चा। तो अगर प्रश्न में ये सभी कीवर्ड्स है बच्चा, इसका मतलब है कि आपको विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो हम इसके आंसर की फ्रेमिंग क्या करें? अगर इस तरह के कीवर्ड्स हैं तो हमारे आंसर का फ्रेम क्या होगा बच्चा? आंसर मॉडल ए। अब जीएस में 150 शब्दों का प्रश्न पूछा जाता है और 250 शब्दों का प्रश्न पूछा जाता है। आपके ऑप्शन में भी 150, 200, 300 शब्दों का प्रश्न पूछा जाता है। हमने यहाँ पर एक मॉडल के रूप में 250 शब्दों के आंसर की फ्रेमिंग करने का प्रयास किया। अब हमारे आंसर मॉडल ई का मतलब हुआ कि जिन प्रश्नों में जो पीछे हमने कीवर्ड्स दिखाया, कीवर्ड्स क्या हुआ है, तो डिमांड मैंने समझा दिया कि डिमांड यही है प्रश्न की कि विषय वस्तु के बारे में डिटेल विस्तार से बता दी, बाकी कुछ नहीं बताना। यानी ये डिमांड यही वाला है। पार्ट 2 विषय वस्तु की विस्तृत चर्चा, यही है क्वेश्चन की डिमांड। इसलिए 250 शब्दों में मैक्सिमम शब्द आपका फोकस्ड होगा विषय वस्तु के बारे में बताने में। इसलिए हमने यहाँ 200 शब्द रख दिया। अब बारी आती है भूमिका की और बारी आती है निष्कर्ष की। और हमेशा ये बात को ध्यान में रखना कि भूमिका और निष्कर्ष का जो मतलब होता है बच्चा, भूमिका का मतलब होता है जो हम लिखने जा रहे हैं,
उसके बारे में एक संक्षिप्त कर सकते हैं। इसको हम प्रस्तावना भी करते हैं। निबंध में हम इसका पूरा प्रयोग करते हैं, क्योंकि निबंध हमें 1000 शब्दों में लिखना होता है। इसलिए हम क्या लिखने जा रहे हैं उसका जब हम एक संक्षेप में वर्णन करते हैं, एक पैरा में लिखते हैं, इसको प्रस्तावना, इसको भूमिका, किसी चीज की भूमिका देना। हम कहते हैं ना भैया भूमिका मत दो, मतलब जो आप बोलने जा रहे हो टू दी पॉइंट बोलो यार, भूमिका देने की क्या जरूरत है। जो हम बोलने जा रहे हैं, जो हम बताने जा रहे हैं, भूमिका का मतलब वही होता है कि एक शुरुआत, एक संक्षेप में, और फिर उसी के बारे में हम डिटेल बताते चले जाएंगे। निबंध में कहा जाता है कि प्रस्तावना इतना इंप्रेसिव होना चाहिए कि पाठक निबंध को पढ़ने की बेचैनी छोड़ नहीं पाए। प्रस्तावना पढ़ के पाठक बेचैन हो जाए कि चले देखते हुए इसने आगे क्या। यही है भूमिका, यही है प्रस्तावना। और निष्कर्ष का मतलब होता है जो भी हमने लिखा है उसको अंत में कंक्लूड कर दे। किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर लिखते समय भूमिका और निष्कर्ष अपेक्षित होता है। लेकिन बच्चा, जहां पर 200 शब्दों में लिखना, जहां पर 250 शब्दों में लिखना, जहां पर 150 शब्दों में लिखना, वहां पर भूमिका और निष्कर्ष की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि भूमिका में जो हम लिखने जा रहे हैं वो लिखते, यानी वही चीजें रिपीट होती। निष्कर्ष में जो लिख चुके हैं उनको हम संक्षेप में वर्णन करते हैं, लास्ट में फिनिश करते हैं, वही चीजें रिपीट होती। और 150 शब्दों में तो जो पूछा है उसी को लिखने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। 250 शब्दों में जो पूछा है उसी को लिखने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, तो रिपीट का तो कहीं कोई स्कोप नहीं होना चाहिए आपके आंसर। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, यूपीएससी के आज के या स्टेट पीसीएस के आज के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भूमिका और निष्कर्ष का कहीं कोई स्कोप नहीं है। हाँ, पहले 600 शब्दों में जहां भी आंसर राइटिंग का ऑप्शन है, 600 शब्दों में लीजिए, वहां पर थोड़ा हम भूमिका और निष्कर्ष दे सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर नो रिपीटेशन, तो फिर यहाँ भूमिका और निष्कर्ष देंगे नहीं, क्या देंगे। यहाँ पर भूमिका का मतलब हमने लिखा है एक अच्छी शुरुआत। ये शब्द मैंने भूमिका की जगह ही दिया है, आप भूमिका भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने भूमिका की जगह एक शब्द यूज किया, एक अच्छी शुरुआत। मतलब जब आप आंसर लिखना शुरू करो तो एक इंप्रेसिव लाइन से, एक इंप्रेसिव वाक्य से आपका आंसर शुरू होना चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के डिमांड में, लेकिन अगर क्वेश्चन के डिमांड वाली बात भी लिखते हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो जब भी आप आंसर लिखो तो एक अच्छी शुरुआत, ये पार्ट 1 एक अच्छी शुरुआत, और पार्ट 3 एक अच्छा अंत। एक अच्छा अंत का मतलब निष्कर्ष। एक अच्छा अंत का मतलब ऐसा नहीं लगे कि एग्जामिनर ने आपकी कॉपी बीच में ही छीन ली, बल्कि उत्तर लिखते समय एक अच्छा अंत का मतलब होता है कि प्रॉपर तरीके से आपने अपने आंसर को फिनिश किया, समाप्त किया, अधूरा आंसर आपका नहीं। इसके लिए पीछे लिखी गई बातों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है जो निष्कर्ष का भावार्थ होता है, बल्कि एक अच्छा अंत करके अपने आंसर को फिनिश करना। 250 शब्दों का आपका आंसर फ्रेम करना है तो 20 शब्दों में हम एक अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। एक वाक्य में हम अपने आंसर को शुरू करते हैं और फिर सीधे आ जाते हैं टू दी पॉइंट, जो डिमांड है क्वेश्चन की। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है बच्चा? विषय वस्तु की विस्तृत चर्चा, एक्सप्लेन, एलोबरेट, इलुस्ट्रेट, डिफाइन। तो 200 शब्द हम 250 में दे रहे हैं, जो डिमांड है क्वेश्चन की। अब मान लो 150 शब्द है तो इसको और थोड़ा छोटा कर देंगे, 10 शब्दों में कर देंगे। इसमें 110 शब्द, 115 शब्द जो मेन डिमांड है क्वेश्चन की उस पर देंगे। मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी? क्योंकि जो डिमांड है वो नहीं लिखोगे तो आपका आंसर अधूरा हुआ। आप भूमिका और निष्कर्ष लिख के क्या करोगे? भूमिका और निष्कर्ष पर नंबर नहीं दिया जाए, जो पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर आप दो, तब आपको नंबर मिलेगा। इसलिए 200 शब्द आपका जो क्वेश्चन की डिमांड है उस पर होनी चाहिए, और लास्ट में हम 30 शब्दों में निष्कर्ष दे सकते हैं। अब चूंकि विषय वस्तु का एक ही डायमेंशन पूछा है उसके बारे में बताइए, तो यहाँ पर थोड़ा शब्द हमारा कम खर्च होगा, और कम खर्च होगा तो 200 शब्दों में, 210 शब्दों में हम डिमांड को पूरा कर सकते हैं। हमारे पास 40-50 शब्द बचेगा तो हम निष्कर्ष में कहो या एक अच्छा अंत में 30 शब्द दे सकते हैं। एक अच्छी शुरुआत में हम 30 शब्द दे सकते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछ दिया जाए विषय वस्तु की चर्चा, नेगेटिव पक्ष की चर्चा, पॉजिटिव पक्ष की चर्चा, ये तीनों पूछा हुआ हो और 150 शब्द ही है, 250 शब्द ही है, तो हमारे पास भूमिका और निष्कर्ष पर 50 शब्द देने के लिए कहां है? हम वहां पर शुरुआत को 10 शब्दों में करेंगे, अंत को 10-15 शब्दों में करेंगे, एक लाइन में फिनिश करेंगे। ये हमें क्लास में मैनेज करना, ये हमें प्रश्न के हिसाब से मैनेज करना। बट ए मॉडल का जो हमारा आंसर फ्रेमिंग होगा बच्चा, वो इसी तरह से होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी कीवर्ड्स अगर आपके हैं, जितना मैंने पीछे चर्चा किया, उस सब कीवर्ड्स में हमारा डिमांड है कि विषय वस्तु के बारे में आप डिटेल बताएं। 250 शब्द है तो 250 शब्दों में विषय वस्तु के बारे में आप। अब हम आ जाते हैं ए से ही जुड़ा हुआ कुछ अर्थ और टर्मिनोलॉजी। देखिएगा नहीं, पर ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न प्रारूप ए से संबंधित अन्य शब्दावली। कई बार एक्सप्लोर, अब एक्सप्लोर का भी मतलब होता है एक्सप्लोर कीजिए, उसके बारे में डिटेल, विस्तारित। यूपीएससी ने हिंदी ट्रांसलेशन किया है, छानबीन करें। इलुसिडेट, स्पष्ट करें। इंडिकेट, इंगित कीजिए। मेंशन, उल्लेख कीजिए, संदर्भित कीजिए। रेफर, गिव सजेशन, सुझाव दीजिए। बड़ा क्लियर है, सुझाव मांग रहा है। गिव रीजंस, कारण बताइए। आपके प्रश्नों में इस तरह के शब्द भी है, हमने ए इसलिए रखा क्योंकि उसमें जो है वही बता, कोई लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं है। कारण है तो सीधे कारण बता देना, सुझाव मांग रहा है तो सीधे सुझाव लिख देना। किसी चीज को मेंशन करने के लिए मांग रहा है तो उस चीज को मेंशन कर देना। ये सारे के सारे शब्द में कहीं पर हमें कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जो हमने आंसर फ्रेमिंग मॉडल ए का किया है उसमें जितने भी शब्द हैं उसी हिसाब से आप हम लिखते चलिए। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न जल्दी जल्दी आपके सामने से गुजार देते हैं।
जैसे प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब ज्योग्राफी का सवाल है, 2022 का सवाल है। प्राथमिक चट्टानों की विशेषता और प्रकार के बारे में वर्णन करना है, बता देना है सामने वाले। उसी तरीके से रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे को इंगित कीजिए। अब मुद्दों को बता देना है, मुद्दों के बारे में इंडिकेट। अभी मैंने ये शब्द पीछे मैं लिख करके आया, सीधे सीधे इंडिकेट करते। उसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जल संधि और स्थल संधि के महत्व का उल्लेख कीजिए, मेंशन कीजिए। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट्स एंड स्थम्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बारे में उल्लेख कर देना है, बता देना है। कहीं कोई एनालिसिस उसकी नहीं करना, कहीं प्लस माइनस नहीं बता। ये डिमांड नहीं है आपके क्वेश्चन, फोकस आपको रखना है उस विषय वस्तु के बारे में जो पूछा गया उसके बारे में बताना। उसी तरीके से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका टेस्ट 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 इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है, वाद विधियों का संदर्भ कीजिए। वाद विधियों का संदर्भ कीजिए। रेफर, इंग्लिश इसका है रेफर टू द केस लॉज। या फिर भारत में जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। इस कंटेक्स्ट के अंतर्गत उन्हें एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। इस तरह के वर्ड अगर है तो ये बहुत उलझाऊ वर्ड नहीं, ये सीधे हिट है आपके प्रश्न के बारे में कि आपको क्या लिखना है। औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, कारण बताइए। गिव रीजंस, कारण बता देना। या फिर I2U2 भारत इजराइल, इंडिया इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा। भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा। हाउ विल I2U2 ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। 2022 का सवाल है, कैसे करेगा। ये सीधा सीधा है, इसमें कहीं कोई विशेष एफर्ट्स की हम लोगों को जरूरत नहीं। डन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मॉडल ए। हमने कुछ कीवर्ड्स आपके सामने रखा, उस कीवर्ड्स का मतलब आपके सामने रखा, यूपीएससी ने हिंदी ट्रांसलेशन किया, फिर उसका भावार्थ, उसका डिमांड मैंने आपको बताया और डिमांड बताया कि अगर ये कीवर्ड्स है तो इसका डिमांड है विषय वस्तु के बारे में विस्तृत चर्चा और उसका क्या आंसर फ्रेमिंग होगा आपके सामने रखा और हमने उसको ए मॉडल के अंतर्गत इंडिकेट कर दिया। ये आपके दिमाग में बैठाने के लिए, ऐसा कोई एबीसीडी हम XYZ भी रख सकते हैं, पहले इसको कैटेगराइज कर। ए मॉडल का मतलब विषय वस्तु फोकस्ड। हमने पार्ट 1 और पार्ट 3 एक्स्ट्रा डाल दिया, नहीं भी डालोगे तो बट मैंने आपको समझाने के लिए डाल दिया। एक अच्छी शुरुआत और एक अच्छा अंत होना ही चाहिए। सो पार्ट 1 और लास्ट पार्ट कंपलसरी है किसी भी आंसर का सुंदर लगने के लिए, बट डिमांड नहीं है आपके क्वेश्चन। शुरुआत का पार्ट और अंत का पार्ट के बिना भी आप अगर आंसर इस तरह से लिखते हो कि जो डिमांड है उसी को इस तरह से लिखो कि शुरुआत भी हो जाए और अंत भी हो जाए, चलेगा, नंबर मिलेगा। अब हम आपके सामने क्वेश्चन मॉडल बी लेकर आए। क्वेश्चन मॉडल बी सिंपल है बच्चा। यहां पर ए के जो कीवर्ड्स है वही है, बट उसके पहले क्रिटिकली लगा दिया है, ध्यान रखिए, इसलिए इस पर मैं ज्यादा समय देने की जरूरत आपको नहीं है। एक्सप्लेन, हमने ए मॉडल के अंतर्गत जिस कीवर्ड्स की चर्चा की, डिफाइन, इलोबरेट, इलुस्ट्रेट का मतलब हुआ एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए, परिभाषित कीजिए, सविस्तार प्रतिपादित कीजिए, वही है। बस उसके पहले क्रिटिकली लगा दिया गया और यूपीएससी ने कई जगहों पर इन शब्दों का इंग्लिश में प्रयोग किया, क्रिटिकली एक्सप्लेन, क्रिटिकली डिफाइन, क्रिटिकली इलोबरेट, क्रिटिकली इलुस्ट्रेट। और यूपीएससी ने जो इसका हिंदी ट्रांसलेशन, वो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है आलोचनात्मक। बस उसके पहले क्रिटिकली का आलोचनात्मक लगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है बच्चा कि क्रिटिकली का यूपीएससी ने हर जगह ट्रांसलेशन करते समय कई जगहों पर क्रिटिकली का ही हिंदी ट्रांसलेशन आलोचनात्मक किया है और क्रिटिकली का ही हिंदी ट्रांसलेशन समालोचनात्मक किया है। इसलिए अति विद्वान टाइप के छात्र जो जनरल आंसर राइटिंग के बारे में जानते हैं, ये गलती कभी न करे कि आलोचना का मतलब कुछ और समालोचना का मतलब कुछ और। आपके सामने मैं प्रश्न लेकर के आया हूं और इसको आप खुद जाकर के देख सकते हो यूपीएससी के प्रश्नों में। आप खुद जाकर के यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक में आप टेस्ट कर सकते हैं। क्रिटिकली एक्सप्लेन कई जगहों पर हिंदी ट्रांसलेशन है आलोचनात्मक व्याख्या की और कई जगहों पर हिंदी ट्रांसलेशन है समालोचनात्मक व्याख्या की। अब इंग्लिश मीडियम का छात्र क्रिटिकली का एक ही आंसर फ्रेम लिखेगा, एक ही आंसर लिखेगा। हिंदी माध्यम का जो अति विद्वान छात्र है, जो यह मानकर चल रहा है कि आलोचनात्मक का मतलब कुछ और है और समालोचनात्मक का मतलब कुछ और है, अगर आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए है तो कुछ और लिखना है, समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए तो कुछ और लिखना है,
तो आलोचनात्मक वाले में कुछ और लिख कर आ जाएगा, समालोचनात्मक वाले में कुछ और लिख कर आ जाएगा। इतना बड़ा विद्वान नहीं बनना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आलोचनात्मक या समालोचनात्मक क्रिटिकली का ही हिंदी ट्रांसलेशन है। अलग अलग जगहों पर कहीं पर आलोचनात्मक ट्रांसलेशन है, कहीं पर समालोचनात्मक ट्रांसलेशन है। तो बहुत यहाँ कहीं माथापच्ची नहीं करनी है। अगर इस तरह का कीवर्ड्स है आपके प्रश्न में, थोड़ा क्लियर है कि विषय वस्तु की चर्चा, विषय वस्तु की विस्तृत चर्चा, एक्सप्लेन, एलोबरेट, इलस्ट्रेट, डिफाइन, प्लस उसके नकारात्मक पक्षों की चर्चा। क्रिटिकली है का मतलब नकारात्मक पक्षों की चर्चा। यानी अगर ये कीवर्ड है तो आपके प्रश्न में दो डिमांड है बच्चा। पहली डिमांड है कि विषय वस्तु के बारे में आप बताइए, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अब भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए जितने भी कार्यक्रम चला रखे उसके बारे में बताना है, और फिर एक पैरा छूट करके फिर उसकी क्या कमियां है, उसके क्या नकारात्मक पहलू, आपको उसके बारे में। यानी प्रश्न की दो डिमांड है। शब्द सीमा 250 शब्द और एक्सप्लेन, एलोबरेट, इलस्ट्रेट शब्द है। व्याख्या कीजिए, यहां पर शब्द ज्यादा होगा। अगर हम बिना भूमिका निष्कर्ष के कहें तो 150 शब्दों में, 250 शब्दों में 150 शब्द हम देंगे विषय वस्तु की विस्तृत चर्चा, और 100 शब्द देंगे हम नकारात्मक पक्षों की चर्चा। 250 में दो भाग में बांट देंगे। लेकिन हमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी देना है, एक अच्छी शुरुआत और एक अच्छा अंत भी देना है बच्चा। तो हम इसी में से 10-10, 15-15 शब्द निकाल करके आंसर को फ्रेम करते हैं। तो आप आंसर फ्रेमिंग होगा आंसर मॉडल बी 250 शब्दों में। तो 250 शब्दों में से हम 250 शब्द में अकॉर्डिंग टू डिमांड आंसर नहीं देंगे, हम 120 और 90 शब्द दे दिए। विषय वस्तु की विस्तृत चर्चा 120 शब्द और 90 शब्द में हमने नकारात्मक पक्षों की चर्चा कर ली। 40 शब्द हमने यहां बचा दिए, और 40 शब्द को हमने अच्छी शुरुआत और अच्छा अंत मिला करके डाल दिया। तो हमारा ये दो तो रहेगा ही रहेगा। पार्ट 1 एक अच्छी शुरुआत 15 शब्द, पार्ट 2 विषय वस्तु की विस्तृत चर्चा, ये क्वेश्चन की डिमांड है। पार्ट 3 विषय वस्तु के नकारात्मक पक्षों की चर्चा, ये क्वेश्चन की डिमांड है 120 शब्द 90 शब्द, और पार्ट 4 एक अच्छा अंत। ये दोनों पार्ट रहेगा, एक अच्छा अंत, और एक अच्छा अंत में हमने 25 शब्द दिया, 5 शब्द हमने यहां से कम कर दिया। अब हमने मॉडल ए का जो फ्रेम किया था बच्चा, उसमें हमने 50 शब्द अच्छी शुरुआत और अच्छा अंत के लिए रखा। यहां पर हमने 40 किया, इसलिए किया 40 की जगह 30 भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, हमेशा याद रखो। बस आपका आंसर एक अच्छी शुरुआत और अच्छा अंत के साथ होना चाहिए। जो पूछा गया है वो आपके आंसर में शामिल जरूर होना चाहिए। डिमांड जो क्वेश्चन की है वो आपके आंसर में शामिल नहीं होना, शामिल जरूर होना चाहिए। उसको अगर इग्नोर करते हो, उसके साथ अगर आप कोई कंप्रोमाइज करते हो, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इस प्रश्न में डबल डिमांड है आपकी, विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना भी है और उसके नकारात्मक पक्षों की भी बारे में बताना है। तो आपके पास तो शब्द घट रहे होंगे, शब्द कम पड़ रहे होंगे, और जो पूछा नहीं गया है अच्छी शुरुआत और अच्छा अंत, भूमिका और निष्कर्ष, उस पर शब्द जाया करने का क्या मतलब है? वहां थोड़ा कटौती कर देंगे, 40 शब्दों में कर देंगे, 35 शब्दों में कर देंगे, 30 शब्दों में कर देंगे, लेकिन जो डिमांड है क्वेश्चन की उस पर हमारा पूरा शब्द होना चाहिए, उसको पूरी तरीके से लिखना चाहिए। तो क्वेश्चन मॉडल बी है, बहुत सिंपल है, और इसके बारे में मैंने आपको इसका आंसर की फ्रेमिंग कर दी। इसके बारे में करने के बाद अब हम तीसरे मॉडल पे आते हैं बच्चा। ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन मॉडल सी, ए में उस कीवर्ड्स को हमने रखा जिसकी डिमांड है कि विषय वस्तु के बारे में डिटेल से बताइए। क्वेश्चन मॉडल बी में हमने उस कीवर्ड्स को रखा है जिसकी डिमांड है विषय वस्तु के बारे में विस्तार से बताइए, प्लस उसके नकारात्मक पक्षों के नीचे। और क्वेश्चन मॉडल सी में हम उस कीवर्ड्स को रख रहे हैं जिसकी डिमांड है कि विषय वस्तु के बारे में संक्षेप में बताते हुए उसके नकारात्मक पक्षों के बारे में भी बताइए और सकारात्मक पक्षों के बारे में बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पक्षों के बारे में बताते हुए एक कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए। वो सभी कीवर्ड्स को हमने क्वेश्चन मॉडल सी के अंतर्गत शामिल किया, और एक कीवर्ड्स आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपके सामने पहला कीवर्ड्स है इवैल्यूएट, और राइट साइड में यूपीएससी ने जो इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है वो है इवैल्यूएट। यूपीएससी ने ट्रांसलेशन किया मूल्यांकन कीजिए, और इवैल्यूएट का ही कई जगहों पर ट्रांसलेशन किया परीक्षण कीजिए। मतलब मूल्यांकन और परीक्षण सेम। कई जगहों पर यूपीएससी ने इंग्लिश में जब क्वेश्चन बनाया तो एग्जामिन, और एग्जामिन का यूपीएससी ने कई जगहों पर ट्रांसलेशन किया परीक्षण कीजिए, तो कई जगहों पर ट्रांसलेशन किया समीक्षा कीजिए। अभी परीक्षण कीजिए ओवरलैप है तो समीक्षा कीजिए का मतलब भी सेम, और परीक्षण कीजिए ओवरलैप है का मतलब इवैल्यूएट और एग्जामिन सेम। एग्जामिनर आपकी कॉपी को एग्जामिन करता है, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हो आपकी कॉपी एग्जामिनर के पास आती है, तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को एग्जामिन करता है, इवैल्यूएट करता है। का मतलब क्या हुआ? सही को सही कर देता है, गलत को गलत कर देता है, और अंक बैठा था, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी।
दोनों चीजें इसमें शामिल है। इवेल्युएट का मतलब ही होता है किसी भी चीज के पक्ष और विपक्ष में के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों के बारे में आपको लिखना है, और दोनों के बारे में लिखने के बाद एक निष्कर्ष आपको देना। हो सकता है आप पॉजिटिव की तरफ झुककर निष्कर्ष दे सकते हो सकता है आप नेगेटिव की तरफ झुककर निष्कर्ष दे सकते हो। यूपीएससी का तीसरा कीवर्ड है डिस्कस, और डिस्कस का हिंदी ट्रांसलेशन यूपीएससी के पेपर में किया गया है। कहीं पर विवेचना कीजिए, कहीं है चर्चा कीजिए, और कहीं है टिप्पणी कीजिए। राइट, अब यहां पर कोई ओवरलैप नहीं किया बच्चा। विवेचना कीजिए, चर्चा कीजिए और टिप्पणी कीजिए। डिस्कस, अब किसी भी मुद्दे पर डिस्कस करते हैं तो डिस्कस का मतलब क्या हुआ, पक्ष और विपक्ष दोनों पर बोलते हैं। तीसरा वर्ड आपके सामने चौथा है कमेंट। कमेंट, और कमेंट का यूपीएससी ने जो ट्रांसलेशन किया है समीक्षा कीजिए, टिप्पणी कीजिए। अब यहां देखो, टिप्पणी कीजिए यहां पर बच्चा ओवरलैप हो गया, समीक्षा कीजिए इसके साथ ओवरलैप हो गया, मतलब ये चारों एक ही हो गए, ये चारों पर्यायवाची हो गए, यानी इवैल्यूएट, एग्जामिन, डिस्कस, कमेंट, चारों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है और चारों का मतलब सेम है। और पांचवा वर्ड है एनालाइज, और एनालाइज का हिंदी यूपीएससी ने किया है विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए। अब विवेचना कीजिए ओवरलैप है डिस्कस के साथ, और विश्लेषण कीजिए किसी के साथ नहीं है, यानी विश्लेषण कीजिए का मतलब भी सेम हो गया। यानी अगर प्रश्न में है मूल्यांकन कीजिए, परीक्षण कीजिए, समीक्षा कीजिए, विवेचना कीजिए, चर्चा कीजिए, टिप्पणी कीजिए, विश्लेषण कीजिए, अगर आपके प्रश्न में ये सभी शब्दावलियां, ये सभी कीवर्ड्स दिया हुआ है तो इस सब का मतलब सेम है। ऐसा नहीं है कि 25-30 शब्दावली दी गई है तो सबका मतलब अलग अलग है, ये सारी के सारे एक दूसरे के पर्यायवाची। अगर आपके प्रश्नों में इंग्लिश में कीवर्ड है इवैल्यूएट, एग्जामिन, डिस्कस, कमेंट, किसी चीज पर आप कमेंट करते हो तो पक्ष और विपक्ष दोनों पर कमेंट करते हो। एनालाइज, एनालिसिस करना, पक्ष और विपक्ष दोनों पर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जब आप मूल्यांकन करते हो, किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को जब आप एनालाइज करते हो, एग्जामिन करते हो, इवैल्यूएट करते हो, तो आप उसके पॉजिटिव चीजों को भी बताओगे बच्चा, और आप उसके नेगेटिव चीजों को भी बताओगे। और ये केवल 5 कीवर्ड्स नहीं है, इसमें कुछ और कीवर्ड्स भी है। अकाउंट फॉर, और अकाउंट फॉर का भी यूपीएससी ने जो हिंदी ट्रांसलेशन किया है वो किया है विवेचना कीजिए। पीछे विवेचना कीजिए सब यूज किया है हम लोग। ये सारे के सारे शब्दावली का मतलब सीखिए, और अगर ये कीवर्ड्स आपके क्वेश्चन में है तो मतलब है कि आपका आंसर में विषय वस्तु के पक्ष और विपक्ष की चर्चा, पॉजिटिव और नेगेटिव की चर्चा फोकस्ड होनी चाहिए। यही है डिमांड क्वेश्चन की, कि आप सब्जेक्ट मैटर के बारे में पॉजिटिव चीज को भी बताओ और नेगेटिव चीज को भी। और यहां पर 3 वर्ड हमने और दी थी, यहां पर भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बच्चा, इसको भी उसी फ्रेम में आप आंसर करोगे, सही आंसर माना जाएगा। ये 3 वर्ड्स क्या है, तो ये जो लास्ट वर्ड है इवैल्यूएट, एग्जामिन, एनालाइज, ये लास्ट वर्ड सी मॉडल के वर्ड, और इसके पहले क्रिटिकली लगा दिया। पीछे में हमने दिखाया था, बी मॉडल में दिखाया था कि जो लास्ट वर्ड थे वो ए मॉडल के कीवर्ड्स थे, एक्सप्लेन, एलोबरेट, इलुस्ट्रेट, और उसके पहले क्रिटिकली लगा दिया। मतलब इसे वस्तु की विस्तार से चर्चा कीजिए और साथ साथ उसकी आलोचना को भी लिखिए, नेगेटिव पक्षों को भी लिखिए, आलोचनात्मक व्याख्या। और यहां पर कह रहा है कि विषय वस्तु को इवैल्यूएट कीजिए, क्रिटिकली इवैल्यूएट कीजिए। अरे भैया इवैल्यूएशन में तो क्रिटिकली होगा ही होगा, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यूपीएससी का ट्रांसलेशन है क्रिटिकली इवैल्यूएट, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, सेम। यानी सी मॉडल का जो आंसर फ्रेमिंग होगा, सेम आंसर फ्रेमिंग इसमें भी होगा। अगर एक क्रिटिकली शब्द एक्स्ट्रा लग गया, यहां घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम एग्जामिन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, कमेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो पक्का है कि हम पक्ष और विपक्ष, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्षों की चर्चा करेंगे। ये डिमांड ऑफ क्वेश्चन। इसलिए अगर आपके प्रश्नों में ये सभी कीवर्ड्स हैं बच्चा, तो आपके आंसर की फ्रेमिंग इसके अकॉर्डिंगली क्या होनी चाहिए। पार्ट 1 और लास्ट पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, तो उसको हटा के चलो आप, 250 शब्द आपके पास। विषय वस्तु के नेगेटिव चीजों की चर्चा, विषय वस्तु के पॉजिटिव चीजों की चर्चा, ये रहेगा ही रहेगा। अब विषय वस्तु की विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा आंसर फोकस्ड होगा पॉजिटिव और नेगेटिव पर। इसलिए हम भूमिका और निष्कर्ष को हटा करके 250 शब्दों को डिस्ट्रीब्यूट करें 3 पार्ट में। तो विषय वस्तु के बारे में चर्चा हम 40-50 शब्दों में करें, और 200 शब्दों में हम फोकस्ड हो जाएंगे विषय वस्तु के सकारात्मक पक्षों की चर्चा और विषय वस्तु के नकारात्मक पक्षों की चर्चा। इस प्रश्न की मुख्य 2 डिमांड है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट 2 डिमांड के साथ एक छोटा डिमांड भी, वो है विषय वस्तु के बारे में चर्चा, क्योंकि विषय वस्तु के बारे में थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करके ही हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों की चर्चा। अब डिपेंड करता है कि विषय वस्तु कैसा है, टॉपिक कैसा है, उसके हिसाब से हम एग्जामिनेशन हॉल में इसको फ्रेम करेंगे। अब रही बात भूमिका और निष्कर्ष की, तो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन का डिमांड इतना ज्यादा है कि 150 शब्द या 250 शब्द में तो हमें जो पूछा है उसी को लिखने में ना नहीं आता जाए, तो हम बहुत ज्यादा भूमिका और निष्कर्ष
लिखने की स्थिति में नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पे वहां पहले वाले में ए मॉडल में हमने भूमिका निष्कर्ष पर 50 शब्द निकाला था 250 में से, बी मॉडल में हमने भूमिका निष्कर्ष के लिए 40 शब्द निकाला था 250 में से। अब सी मॉडल में तो हम 25-30 शब्द में ही दोनों को निपटाना होगा। नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, क्योंकि जो पूछा है प्रश्न में उसका उत्तर हमारे आंसर में जरूर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको जब फ्रेम करते हैं, आपके सामने है आंसर मॉडल सी। 250 शब्दों में हम फ्रेम कर रहे हैं। 250 शब्दों में से 30 शब्द हमने निकाला है। ए में 50 निकाला था भूमिका निष्कर्ष के लिए, बी में 40 निकाला था, यहाँ 30 का 30 शब्द मतलब एक अच्छी शुरुआत 10 शब्द और एक अच्छा अंत 20 शब्द। नहीं भी रहेगा तो चलेगा, बट एक वाक्य में हम एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, या जो पूछा गया है प्रश्न वहीं से अच्छी शुरुआत कर दे तो हमारा भूमिका भी हो गया, अच्छी शुरुआत भी हो गई, और हमने अनावश्यक शब्द को बेकार नहीं जाने दिया। क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंगली जो पूछा है हमने उसका उत्तर दिया, और इस तरीके से उत्तर दिया कि हमारी अच्छी शुरुआत। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जो हम इसका फ्रेमिंग कर रहे हैं बच्चा, उसमें विषय वस्तु की चर्चा पे हमने 40 शब्द दिया, इसलिए लिख दिया विषय वस्तु की संक्षिप्त चर्चा। फिर विषय वस्तु के नकारात्मक पक्षों की चर्चा के लिए हमने 90 शब्द दिया, और विषय वस्तु के सकारात्मक पक्षों की चर्चा के लिए हमने 90 शब्द दिया। ये 3 हमारे डिमांड है क्वेश्चन के। अगर प्रश्न में उस कीवर्ड्स को यूज किया गया है, एनालाइज, इवैल्यूएट, एग्जामिन, अकाउंट फॉर, डिस्कस, कमेंट, अगर किया गया है, का मतलब है कि हमसे पूछा जा रहा है कि आप किसी भी विषय पर जिसके बारे में एक कीवर्ड्स है उसके पक्ष और विपक्ष के बारे में चर्चा करते हुए एक प्रॉपर निष्कर्ष ड्रॉ कीजिए। 90 शब्द ये तो नीड है हमारे प्रश्न की डिमांड। नकारात्मक सकारात्मक पक्षों की ही चर्चा करनी। हाँ, कई जगह पर हम सकारात्मक पर ज्यादा हो सकते हैं, नकारात्मक पर शब्द कम कर सकते हैं, डिपेंड करता है टॉपिक कैसा। बहुत सारा ऐसा टॉपिक होगा बच्चा जिसके कि बहुत सारे नकारात्मक पक्ष होंगे ही नहीं, या बहुत सारा टॉपिक होगा अगर समाज की कोई समस्या है तो सकारात्मक ही है, नकारात्मक ही है समस्या है। तो इस तरीके से आंसर मॉडल सी हमने 250 शब्दों में दिया। एक अच्छी शुरुआत 10 शब्द, पार्ट 2 विषय वस्तु की संक्षिप्त चर्चा 40 शब्द, पार्ट 3 विषय वस्तु के नकारात्मक पक्षों की चर्चा 90 शब्द, और विषय वस्तु की चर्चा सकारात्मक पक्षों की चर्चा पार्ट 4 में 90 शब्द, पार्ट 5 एक अच्छा अंक। 1 और 5 ये मान के चलो रहे नहीं रहे, बट 3 पार्ट इसका जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस कीवर्ड्स की यही डिमांड है। ठीक है, ये है बच्चा एक इन जनरल 80% आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर इसी ए, बी और सी की फ्रेमिंग पे होगा। ये दिमाग में ए, बी और सी को बैठाए रखोगे, और अगर इसी ए, बी, सी के हिसाब से अगर प्रश्न यूज किए गए कीवर्ड्स को और उसके मतलब को समझोगे और उसके हिसाब से आंसर फ्रेमिंग करके आप आंसर लिखना शुरू करोगे, अगर लगातार 1 साल तक आप इस पैटर्न पे आंसर राइट करोगे तो ऑलमोस्ट आपको 80% प्रश्नों का आंसर लिखना आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों का एक नमूना मॉडल मैंने आपके सामने रख दिया है। इंडियन सोसाइटी से सवाल है, फैमिली मैरिज सिस्टम से सवाल है, 2022 में पूछा गया सवाल है पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन कीजिए। एक्सप्लोर एंड इवैल्यूएट, एक्सप्लोर मतलब ये मॉडल, इवैल्यूएट मतलब सी मॉडल, उसके बारे में डिटेल प्लस उसका प्लस माइनस दोनों। एक्सप्लोर एंड इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप। कोविड-19 एक बहुत बड़ी घटना रही दुनिया के लिए। कोविड-19 ने हमारे सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया, एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित किया, इकोनॉमिक सिस्टम को प्रभावित किया, पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित किया, फैमिली मैनेज सिस्टम को प्रभावित किया। कोविड-19 के कई डायमेंशन रहे, उस डायमेंशन में एक डायमेंशन रहा वर्क फ्रॉम होम, और इस वर्क फ्रॉम होम ने हमारे फैमिली रिलेशनशिप को किस तरीके से प्रभावित किया, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इवैल्यूएट, उसको अच्छा से समझाना है, एक्सप्लोर एंड इवैल्यूएट। इसके अलावा बच्चा कुछ और शब्दावलियां हैं जिसकी चर्चा मैंने यहां पर कर दी है। ये ए, बी, सी में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो शब्दावली है इसका मतलब सीधे प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, इसलिए इसके लिए कोई मॉडल बनाने की जरूरत नहीं। आपके स्क्रीन पर साफ दिख रहा है, कंपेयर, तुलना कीजिए। तो 2 विषयों के बारे में यदि तुलना करने वाला प्रश्न है तो इस तरह के प्रश्न तुलना करने वाले में पूछे जाते। या फिर प्रश्न से एक्सप्लेन डिफरेंस, 2 चीजों के बारे में जो अंतर है, अंतर को एक्सप्लेन करना, या एग्जामिन डिफरेंस, अंतर को एग्जामिन करना, अंतर बताइए या अंतर का परीक्षण कीजिए। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा, उसके हिसाब से अंतर बताना है या अंतर को एग्जामिन करना। अंतर को एग्जामिन करने का मतलब है कि जो डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पक्षों को दिखाते हुए अंतर को एग्जामिन करना। उस तरीके से एक तीसरा वर्ड है एक्सप्लेन सिमिलरिटी। हमेशा याद रखो, तुलना का मतलब होता है तो ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर में क्या देखते हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटी है और दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर पूछते कंपेयर तो हम सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों देखने का प्रयास करेंगे, 2 ऑब्जेक्ट के बारे में।
और अगर एग्जामिन करना है तो दो आदमी के बारे में, तो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों पक्षों के संदर्भ में हम देखने का प्रयास करें। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, दोनों के क्रियाकलापों के बीच तुलना कीजिए। दोनों में क्या डिफरेंस रहा और दोनों में क्या सिमिलरिटी है। ये कंपेयर अगर शब्द यूज किया गया है तो हम दोनों दिखाएंगे, लेकिन हो सकता है कंपेयर शब्द यूज न करके सीधे डिफरेंस पूछ दे, एक्सप्लेन डिफरेंस, तो हम केवल डिफरेंस दे देंगे, या एक्सप्लेन सिमिलरिटी, हम केवल सिमिलरिटी दे देंगे। और अगर कहता है कंपेयर, तो हम डिफरेंस और सिमिलरिटी दोनों के कंटेक्स्ट में कंपेयर कर देंगे। कहता है एग्जामिन सिमिलरिटी, तो दोनों प्रधानमंत्रियों के क्रियाकलापों में जो समानता है, समानता दिखाएंगे, और पॉजिटिव वाला भी दिखाएंगे और नेगेटिव वाला भी दिखाएंगे। एग्जामिन डिफरेंस, तो दोनों के बीच जो डिफरेंस है, पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव। उसी तरीके से एक और वर्ड बार बार यूज किया गया है, एक्सप्लेन रिलेशंस, संबंधों को बताइए, दो चीजों के बीच रिलेशन पूछ सकता है, एक्सप्लेन रिलेशंस, एग्जामिन रिलेशंस, संबंधों का परीक्षण कीजिए। या फिर कई बार यूज किया गया है जस्टिफाई योर आंसर, तर्क संगत उत्तर दीजिए। सीधी बात है कि जब हम कोई आंसर देते हैं तो तर्क के साथ दे, हम अपने आंसर को जस्टिफाई करें। कई बार प्रश्न पूछ देता है और प्रश्न का उत्तर यस और नो में ही देना होता है। क्या भारत एक सेकुलर स्टेट है? क्वेश्चन मार्क। अब इसका आंसर कह दोगे यस है, तो ऐसा तो नहीं कि एक शब्दों में आपका उत्तर हो जाएगा। क्या कह दोगे नहीं है? ये भी नहीं है कि एक शब्द में उत्तर हो जाए। तो कहता है कि क्या इंडिया एक सेकुलर स्टेट है? जस्टिफाई योर आंसर। आप हाँ कहिए तो उसको जस्टिफाई कीजिए कि कैसे है, नहीं है नो कहिए तो जस्टिफाई कीजिए कि कैसे नो है। जस्टिफाई योर आंसर, तर्कसंगत उत्तर दीजिए। उसी तरीके से हाउ शब्द का प्रयोग भी कई बार प्रश्न में दिया जाता है, कैसे, किस प्रकार। तो ये सब शब्दावलियां ऐसी है जिसका मतलब सीधा सीधा स्पष्ट है, और अगर हम आंसर करेंगे तो प्रश्न के हिसाब से आसानी से आंसर कर देंगे। बट वो जो 80% सवाल जो हमारे उसी 3 फ्रेम में पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखो, अगर ए मॉडल, बी मॉडल और सी मॉडल की आंसर फ्रेमिंग दिमाग में बैठा लो तो 80% क्वेश्चन को आप आराम से फ्रेम कर दोगे, सही दिशा में आपका आंसर होगा। बाकी प्रश्नों का में अगर कीवर्ड्स रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमें बताना है, उसके लिए कोई स्पेशल फ्रेमिंग की जरूरत नहीं है। कुछ हम लोग इन शब्दों को यूज करने वाले कुछ प्रश्न को भी देख सकते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट medieval Indian temple sculptures represent the social life of those days? 2022 का क्वेश्चन है। उसी तरीके से जो पीछे मैंने सवाल आपको रखा था, I2U2 समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार हाउ विल I2U2 ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, कैसे करती है? ये आराम से शब्दों का आप आंसर फ्रेम कर दोगे। उसी तरीके से क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व है जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? तर्क संगत उत्तर दीजिए। Are tolerance, assimilation and pluralism the key elements in the making of an Indian form of secularism? Justify your answer. Justify your answer. तो ये सब प्रश्नों का आंसर फ्रेम करने में बहुत कठिनाई नहीं है, क्योंकि शब्द से ही क्लियर हो जा रहा है कि हमारा क्या इसका आंसर होगा। उसी तरीके से एक सवाल और है, संबंधित है वाला, जो मैंने अभी शब्द यूज किया है, रिलेटेड। उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में 9 मध्यम वर्ग के उभार से टियर 2 शहरों का विकास किस तरह संबंधित है? यानी दो चीजों के, दो घटनाओं के बीच संबंधों के बारे में पूछा जा सकता है कि ये घटना उस घटना से किस तरह से कारण परिणाम के रूप में संबंधित हो सकती है। ठीक, इस तरीके से अगर हम लोग प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद सामान्य तौर पर प्रश्न की डिमांड को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें, तो प्रश्न में या क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स है उससे हम उस प्रश्न की डिमांड को समझ सकते हैं। मैंने अभी कहा कि 80% प्रश्न में जो कीवर्ड्स मैंने ए मॉडल, बी मॉडल, सी मॉडल में दिखाया है वही कीवर्ड्स होंगे, और इमीडिएट आपको उसी के अकॉर्डिंगली ए मॉडल, बी मॉडल, सी मॉडल का आंसर दिमाग में बैठाना होगा और आंसर राइट करना होगा। तो लगभग 80% प्रश्नों का उत्तर आप उसके हिसाब से दे दोगे, सही दिशा में आंसर होगा। आंसर देने के लिए तो नॉलेज आपके पास होना चाहिए बच्चा, ये सब तो उसके बाद की चीज है। किसी विषय वस्तु के बारे में आपके पास नॉलेज हो, आपके पास समझ हो, उसके बाद आप प्रश्न की अकॉर्डिंगली आंसर कैसे राइट करते हो, इसके लिए ए मॉडल, बी मॉडल, सी मॉडल का महत्व है। और इसके अलावा जो कीवर्ड्स है जो मैंने अभी दिखाया आपके सामने, ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं और कीवर्ड्स ही बता देंगे कि आपको कैसे आंसर राइट करनी है। बट ए मॉडल, बी मॉडल, सी मॉडल में लिखते लिखते आप इतने पक जाओगे, आप इतने मेच्योर हो जाओगे कि बाकी प्रश्नों का उत्तर भी आप दे दोगे। डन। तो आज का क्लास यहीं पर मैं फिनिश करता हूं। मैंने आज संक्षेप में ही, बहुत ज्यादा समय मैंने नहीं लिया, 2.5 घंटे का आपका समय लिया है, और इस 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे भी नहीं, मेरे ख्याल से 2 घंटे का मैंने समय आपका लिया है, और इस 2 घंटे में मैंने कोशिश की है। पहले पार्ट में मैंने आपको दिखाया कि यूपीएससी के प्रश्न का नेचर कैसा, यूपीएससी का जो प्रश्न है, क्या विषय वस्तु के बारे में केवल सरफेस लेवल पर, सतही स्तर पर पढ़ करके इन प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, या विषय वस्तु के बारे में गंभीर अध्ययन की अपेक्षा की जाती है।
और उसको देखने के बाद आपको एहसास हुआ होगा कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है और हमें किस तरह का अध्ययन यूपीएससी के सिलेबस में दिए हुए विषय वस्तु के बारे में करना होगा। तब जाकर के हम प्रश्न का एक बेहतर आंसर लिख पाएंगे। प्रश्न का हमने नेचर आपको दिखाया। फिर हमने सेकंड पार्ट में यूपीएससी के प्रश्नों में जो कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, यूपीएससी के प्रश्नों में या स्टेट पीसीएस के प्रश्नों में या आपके बीए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के प्रश्नों में जो कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, इस कीवर्ड्स का क्या डिमांड है, इसका क्या अर्थ है, क्या डिमांड है और इस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली आपके आंसर की फ्रेमिंग क्या होनी चाहिए। हर कीवर्ड्स की अलग फ्रेमिंग नहीं हो सकती है, इसलिए मन में अगर भ्रम होगा तो आज मैंने कोशिश की है कि वो भ्रम आपका खत्म करूं। बड़ा आसान सा है कि अगर 3 मॉडल आपने अगर आंसर का बना लिया तो मैक्सिमम प्रश्नों का आप उत्तर दे पाओगे और बाकी कुछ जो मॉडल है, जो कीवर्ड्स है, उसके पढ़ते ही, उसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे आंसर में क्या क्या चीजें डालनी चाहिए, किस तरीके से लिखनी चाहिए। और उसके बाद जो हम रेगुलर क्लास करते हैं बच्चा, उस क्लास में फिर बहुत सारे प्रश्नों का जो मैं प्रश्नों की चर्चा करता हूँ, वीसीएल क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ, उसमें मैं बहुत सारी चीजों को आपको तैयार करवाने का प्रयास करूंगा। तो मैं उम्मीद है कि हम लोग क्लास के क्रम में लगभग जो बची कुछ चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इस तरह के से तैयार कर लेंगे, इस लेवल पर लेकर के चले आएंगे कि आंसर राइटिंग के लेवल पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसमें जो कमियां है वो हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। रही बात पढ़ने की, रही बात समझने की, तो ये आपका पार्ट है। आपको गंभीर होना होगा, गंभीरता से पढ़ना होगा। और फिर से मैं आपको लास्ट में बात करना चाहूंगा कि बच्चा इस सभी परीक्षाओं को देने के लिए बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है और भीड़ में दम नहीं है, बस थोड़ा गंभीर होने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा गंभीर हो जाते हो अपने लक्ष्य के प्रति तो बहुत आसानी से इस परीक्षा को पास कर सकते हो। इसके लिए कोई 10 भुजा का होना जरूरी नहीं है, कोई 10 आनंद 10 सिर का होना जरूरी नहीं है बच्चा। एक सामान्य सा बौद्धिक क्षमता वाला आदमी, मैंने अभी अभी बताया, जिसको फिल्मों की कहानी याद रहती, बस वो आराम से अगर सीरियसली पढ़ाई करता है तो पढ़ाई की बातें भी उसके पास रहेगी, उसको याद रहेगी और वो आंसर कर लेगा। डिपेंड करता है कि आप कितनी तत्परता के साथ, कितनी तन्मयता के साथ अपने विषय वस्तु को पढ़ते हो, अपने एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ते हो, अपने सब्जेक्ट की पुस्तकों को पढ़ते हो, अपने जनरल स्टडीज की पुस्तकों को पढ़ते हो। क्लास में बहुत सारी लड़कियां बैठी, इन लड़कियों को याद होता है कि 3 साल पहले मौसी की लड़की की शादी में गायत्री ने क्या पहन रखा था, उसका क्या ड्रेस था। 2 साल पहले बुआ की लड़की की शादी हुई थी और गीता ने किस रंग की, किस तरह की ज्वेलरी पहन रखी थी। सोचो 2 साल पहले, 3 साल पहले शादी में किसी भी लड़की के ज्वेलरी की बनावट याद होती है आपको, उसके ड्रेस की बनावट याद रहती है आपको, लेकिन आपका एनसीईआरटी आपको याद नहीं हो पाता है, जनरल स्टडीज की बातें याद नहीं हो पाती है। वो इसलिए याद नहीं हो पाती है क्योंकि ड्रेस, ज्वेलरी, उसका डिजाइन ये आप लोगों की रुचि का विषय है, उसमें आप इंटरेस्ट रखते हो और जब इंटरेस्ट रखते हो तो उसको उसी रुचि के साथ देखते हो, उसी इंटरेस्ट के साथ उसको ऑब्जर्व करते हो और दिमाग में परमानेंटली वो याद हो जाता है, बैठ जाता है। अगर उतने ही रुचि के साथ, उतने ही इंटरेस्ट के साथ आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ो, आप अपने विषय को पढ़ो, सिलेबस को पढ़ो, तो कठिन नहीं है बच्चा, आपको बिल्कुल दिमाग में बैठेगा, बिल्कुल याद रहेगा और आप सभी इस परीक्षा को पास कर सकते हो। ये भूल जाओ कि आप नहीं पास कर सकते। आज मैं इस एग्जामिनेशन के एक पार्ट लेकर के मैं आपके सामने आया था और मैंने कोशिश की कि कम समय में 2-2.25 घंटे में मैं उस पार्ट को आप तक कम्युनिकेट कर सकूं, समझा सकूं और हम लोग जो गलतियां करते हैं उन गलतियों से बच करके इसके आंसर को प्रॉपर तरीके से फ्रेम करके आंसर लिखने का आदत डालें। मैं बार बार आपसे कहूंगा आप डेली लिखें, क्योंकि हमेशा याद रखें आपका आंसर राइटिंग ही आपको नंबर दिलाएगा। पढ़ना तो जरूरी है लेकिन आप आंसर राइटिंग को न छोड़ें। आप डेली एक प्रश्न का आंसर तो घर में ही लिख करके पढ़ के फेंक दे, ये लिखते लिखते आएगा, एक दिन में नहीं आएगा बच्चा। बाकी आज का जो क्लास है वो मैं पीडीएफ आपको भेज दूं। सो थैंक यू वेरी मच आज के क्लास के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपका कुछ फ्रूटफुल हुआ होगा, ठीक है। सो थैंक यू, आज मैं क्लास को बंद करता हूं। थैंक यू।